मॉर्निंग एवरीवन। बिट्सुआ में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने सीखा और ये देखा भी कि यूजीसी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, थ्योरेटिकल और डीप अंडरस्टैंडिंग को लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न और ट्रेंड कितना डायनेमिक हो चुका है ये भी हमने उस क्लास में देखा था। क्लास में यानी कि लास्ट वाली क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमने देखा था, उस तरीके को हमने एडॉप्ट भी किया था। हमने ये भी देखा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपना समय बहुत आसानी से बचा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम कैसे असेंबल करें, कैसे अपने आप को कंट्रोल करें और अपने ऊपर एक डर होता है एग्जाम हॉल में हम जो बैठते हैं उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि जो डर होता है ना वो कहीं ना कहीं आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ना गड़बड़ गड़बड़ कर देता है पूरा का पूरा। वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर में ले आता है जिससे आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है। परफॉर्मेंस खराब होती है तो उससे जो एक्यूरेसी होती है कहीं ना कहीं वो भी डैमेज होती है। तो इस उस 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमने इस चीज का बेसिकली बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। आज की इस क्लास में हम 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि उसी पेपर का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सेशन है, उसके अंदर हम 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय भी हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे, ऑप्शंस को रीड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे और इन क्वेश्चंस के पीछे का जो एक्चुअल बैकग्राउंड है हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है यूजीसी नेट जेआरएफ इन ज्योग्राफी। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं। ये कंप्लीट कोर्स होगा। इस कोर्स में टोटल 5 महीने में हम ये कंप्लीट करेंगे और 5 महीने में जो 4 महीने होंगे इस 4 महीने में डिटेल, ठीक है, हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे और उस कोर्स कंप्लीट में जो 5वां महीना होने वाला है उस 5वें महीने में हम आपका जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होती है उसको हम आपको देंगे ताकि पूरा महीना आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और पूरे महीने में जो भी डाउट्स आपके होंगे, कोई भी तरह का डाउट्स हो, किसी भी यूनिट्स को लेकर हो, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। यानी कि डाउट सेशन भी होगा उसमें, आपका पूरा महीना फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी होगा। ये 5वें महीने में होने वाला है। अब शुरुआत के जो 4 महीने होंगे जिसमें आपका सिलेबस पूरा किया जाएगा, उस सिलेबस में क्या होगा कि जैसे हमने एक यूनिट पूरी की है तो उस यूनिट पूरी करते समय ना हम क्या करेंगे कि हर एक यूनिट के बाद भी टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे, आपके यूनिट वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपका एक एक यूनिट बहुत स्ट्रांग हो जाए। जब 10 की 10 यूनिट्स आपकी अच्छी से प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर जो अगला महीना 5th मंथ जो होगा उस महीने हम पूरे महीने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को अप्लाई करेंगे जिससे हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो और हमारा स्कोर 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल के आसपास हो जिससे हम आसानी से जेआरएफ हासिल हो जाए। देखो मेरा जो इंटेंशन होता है, क्योंकि मैं अपनी तैयारी में था जब, तो मेरा टारगेट ये था कि जेआरएफ मुझे निकालना है, तो मैंने जेआरएफ ही क्रैक किया। ठीक है, तो मेरा भी अब मैं क्लास जब मैं लेता हूं तो मेरा मैक्सिमम इंटेंशन होता है कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ की तरफ मोटिवेट करूं। नेट तो हम ऐसे ही, मेरे बच्चे जो बैठते हैं ना खाली क्लास अटेंड करते हैं डेली, नेट तो वैसे ही निकाल देते हैं वो। ठीक है, तो मेरा पूरा टारगेट होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को जेआरएफ दिया जाए पूरे भारत में सबसे ज्यादा जेआरएफ। ठीक है, ये मेरा सपना है और ये हमारा भी सपना है कि सब भारत में सबसे ज्यादा जेआरएफ जो होंगे ना वो हमारे संस्थान से ही होंगे। वो समय आने वाला है क्योंकि जिस तरह से हम मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जिस तरह से हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जिस तरह से हम, ठीक है, गाइड करते हैं, जिस तरह से हम डाउट्स क्लियर करते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और ये जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेशर्स हैं, जो सिटीज से आते हैं या रूरल एरियाज से आते हैं, ये उनको बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है। यानी कि जो कैसी भी यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट्स हो, सेंट्रल हो, ठीक है, प्राइवेट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, वहां से बहुत बच्चे जुड़ते हैं, तो उनके लिए हमारा जो गाइडेंस है, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो बैच है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, आप जानते हैं मैंने अपने बारे में लास्ट क्लास में ही बताया था, अभी थोड़ा सा बता दूं। ये मेरा नाम है, ठीक है, और बाकी मेरा जो ग्रेजुएशन है वो भी बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में रहा है, एमए इन ज्योग्राफी मेरा हुआ है डीयू से। ठीक है, पीएचडी मेरा भी है, नेट जेआरएफ है, पढ़ा भी काफी सालों से रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी बारीकी मुझे पता है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे बच्चे के सामने फिट करना है, कैसे कंसेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो वो नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए जुड़ रहा है, जिससे वो एग्जाम क्रैक करके पीएचडी में अपने आप को एनरोल करेगा। जब पीएचडी में एनरोल करेगा तो डेफिनेटली वो लेक्चरर बनने की राह पर निकल गया है।
असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इवन डीन तक पहुंच जाते हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये पूरा इंटेंशन भी रहता है, ठीक है, कि बच्चे को इतना अच्छा कंसेप्ट और इतने अच्छे तरीके से सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दो ताकि जब वो यूनिवर्सिटीज में जाए या कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाए तो बच्चा घबराए ना, एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करे, एक जो समझ होती है सब्जेक्ट की वो आने वाले बच्चों को डिलीवर करे। ये मेरा पूरा इंटेंशन होता है। इसी वजह से पूरी क्लास में हम हर एक चीज को बड़े सीरियसली और बड़े अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को बनाते हैं, हम रट्टा नहीं लगवाते हैं, ठीक है। सो इसी चीज को आगे बढ़ाते हम चलते हैं, ठीक है। आज मार्च 2023 का फिर से सेशन 2 यानी कि उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर रेस्ट ऑफ दी 10 क्वेश्चन आप क्यों डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पर छोड़ देता हूं, क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को लेकर आते हैं, तो मैं आपकी तरफ छोड़ देता हूं उनको मैं, ठीक है। जब हम मिलेंगे क्लास में तब मैं आपको बताऊंगा कि एक पैसेज को रीड करते समय किस चीज का बेसिक ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में 40 क्वेश्चंस रखेंगे और सेशन 2 है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं आपको पढ़कर बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्कोर, हाँ अब ठीक रहेगा, यस अब ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कहता है कि इन नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 2% शेयर टू द टोटल रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो भारत के जितना भी रोड नेटवर्क है उसका 2% से कम हिस्सेदारी रखते हैं। भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है करीब करीब 1.5% के आसपास, ठीक है, हमारे नेशनल हाईवेज का रोड नेटवर्क है। यानी कि भारत में अगर रोड देखोगे आप तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और गांव की सड़कें, जिन्हें ग्रामीण सड़कें कहते हैं, इस तरह की सड़कें मिलती हैं। तो इसमें हम देखें जो हमारे हाईवेज हैं वो हाईवेज कहीं ना कहीं 2% से कम का हिस्सेदारी बनाते हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। अगर ये ऑप्शन ए ठीक आ रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शुरुआत ए से किसकी होती है। देखो ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन 3 ए से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन ए भी स्टार्ट हो रहा है, तो बी जो है वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये हम काट देते हैं, यहाँ बात खत्म हो जाती है। ब्रो, इसे ब्रो कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन अ प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड एयरपोर्ट बिल्डिंग्स आल्सो इन इनएक्सेसिबल एरियाज। भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है। 7 मई 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने, इसका उद्घाटन किया था। और इसका उद्घाटन और इसका निर्माण का जो मुख्य लक्ष्य था वो यही था कि नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो भी हमारे राज्य 17 राज्य जो बॉर्डर से, खासकर हिमालय वाले राज्य जो बॉर्डर से लगते हैं, वहां पर हम ना रोड का कंस्ट्रक्शन का काम लेंगे। तो जो जितने भी रोड्स बनते हैं सीमा पे हमारे, खासकर हिमालयन वाले हिस्से पर, तो वहां का ये काम करते हैं। तो वहां पर ये स्कूल भी देखते हैं, हॉस्पिटल्स भी देखते हैं, एयरपोर्ट बिल्डिंग भी करते हैं, ठीक है, ये सारे काम उनके होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये भी बिल्कुल ठीक है, प्रो वाला कुछ गलत नहीं है। तो ए बी पकड़ते हैं, ए बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ए ये रहा बी, ए ये रहा बी, तो अब हमारा ए सी भी कट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Indian Railways has been divided into 16 जोन of its operational and management। भाई ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। पढ़ते के साथ ही समझ में आ गया कि भारतीय रेलवे को 16 जोन में नहीं, ये तो पुरानी बात है भाई, भारतीय रेलवे को 18 जोन में डिवाइड किया गया है। तो इसके हिसाब से सी तो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो जहां भी सी है आप देखो, देखो ये भी गलत था पहले, ये भी गलत था, अब तो इसे भी गलत कर देते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन तो सीधा सीधा बचता है ए बी डी, ठीक है। तो इंडियन रेलवे जो है हमारा, तो वो कुल मिलाकर 18 जोन है। फिर भी हम क्या करते हैं, फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, HBJ पाइपलाइन वाज डेवलप्ड टू सप्लाई द क्रूड पेट्रोलियम फॉर रिफाइनिंग टू द कॉन्टिनेंटल पार्ट्स ऑफ इंडिया। हाँ ये बिल्कुल ठीक है भाई, क्रूड ऑयल को करने के लिए बात होती है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये भारत के बारे में बात कर रहा है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये यूनिट 10 के बारे में बात कर रहा है। बैकग्राउंड में आपको बता चुका हूं कि नेशनल हाईवेज भारत का 2% से कम हिस्सेदारी कवर करते हैं कुल सड़क निर्माण में, लेकिन उसका परिवहन का जो वह बोझ उठाता है वो करीब करीब कहा जाता है कि 45% परिवहन का बोझ अकेले 2% से कम वाले रोड्स उठाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। हालांकि हम ये कहें कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोड्स हमारे पास हैं, ठीक है, पहले नंबर पे यूएसए आता है, उसके बाद हमारे नंबर है, ठीक है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोड्स हैं हमारे पास। लेकिन आप रोड्स की हालत जानते ही हैं, ठीक है। नेशनल हाईवेज तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ठीक है, अच्छे रोड्स बनाती है, लेकिन स्टेट हाईवेज का हाल देखिए आप।
आप डिस्ट्रिक्ट रोड्स का हाल देखिए आप, और इसके अलावा विलेज रोड्स का हाल देखिए। तो कोई बात नहीं, ये भी हमारे पे याद रखना है कि दुनिया में हमारा दूसरा स्थान है सड़कों के निर्माण में, ठीक है। और बाकी मैं बता दूं ब्रो, 7 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। तो दुनिया में 7 मतलब भारत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैब्लिशमेंट डे है वो 7 मई को मनाया जाता है। और इंडियन रेलवे का तो कहना ही क्या है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा हमारे पास लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे का, और दुनिया का सबसे चौथा बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है। तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा। इस हिसाब से देखा जाए तो यस, करीब करीब 2.5 करोड़ जो लोग हैं, 2.5 करोड़ लोग हैं भारतीय लोग ट्रेन से प्रतिदिन सफर करते हैं, और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतना तो कई देशों की आबादी भी नहीं है, ठीक है। बस ये क्या है, एचबीजे के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये जो पाइपलाइन है, भारत में पाइपलाइन तेजी से विकसित हो रही है, और ये जो पाइपलाइन है जगदीशपुर विजयपुर और हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, ये दुनिया की सबसे लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है जिससे क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाता है। बाकी एक पाइपलाइन और बन रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास बन रही है, जो भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन होगी। लेकिन फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो है वो यही है, 1600 किलोमीटर के आसपास की है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का हमने बैकग्राउंड समझ लिया, देखा कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। यानी कि अब आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भाई। अब आपको ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको पता होना चाहिए नेशनल हाईवे इस तरह से बनाता है। कल को हो सकता है कि वो इसमें ये भी ऐड कर दे कि भाई लेस देन 2% नेशनल हाईवे है, ठीक है, इसका कितना परसेंट वो वहन करता है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो और देखो यहाँ पर उसने कितना वीक पॉइंट मारा है, मतलब कितने अच्छे से तीनों ऑप्शन, 2 ऑप्शन देने के बाद उसने तीसरे ऑप्शन पे इंडियन रेलवे रखा, और 18 से वो 16 जोन पे लेकर आ गया। इस तरह से उसने बच्चे को और ज्यादा प्रेशर में लेकर आ गया, बना दिया प्रेशर उस पर। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, अगले पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में आपको बताऊंगा मैं। रेड्डी इज द डोमिनेंट लैंड ऑनिंग कास्ट ऑफ तमिलनाडु। पहला ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु की जो एक रेड्डी जात है, ठीक है, वो एक तरह से जमींदारों की कैटेगरी में आती है, उनके पास बहुत जमीन है। जाट इज द लैंडलेस कास्ट ऑफ हरियाणा एंड यूपी। देखो इसको बता दूं, जो उत्तर भारत के लोग हैं, हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, वो ना ज़्यादा जानते हो तमिलनाडु के कौन से लैंड ओनिंग कास्ट हैं रेड्डी के बारे में। लेकिन वो उत्तर भारत के लोग जाट जो होते हैं, जिन्हें जट भी हम कह सकते हैं, उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो इस ऑप्शन को पढ़ते हैं हम, जट इज द लैंडलेस कास्ट ऑफ हरियाणा एंड यूपी। लैंडलेस, भाई ये ऑप्शन तो बहुत बड़ा आता है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह की भूमि है भाई साहब, यूपी और हरियाणा के आसपास आप इससे देखेंगे जाट वहां बड़ी तादाद में मिलेंगे आपको। तो इस हिसाब से देखें कि जाट इज अ लैंडलेस कास्ट ऑफ हरियाणा, ये बिल्कुल गलत है। अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अगर ये गलत है तो मैं ऑप्शन फौरन तलाश करूंगा, और जहां भी बी होगा मैं फौरन उन्हें कट कर दूंगा। 20 में है ये कट हो गया, 20 में है ये कट हो गया, 20 में है ये कट हो गया। लो भाई साहब, मेरा तो ऑप्शन ही निकल गया, मतलब दूसरे ऑप्शन को पढ़ते के साथ ही मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। क्लियर, ठीक है। मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन निकल गया। और ये क्वेश्चन मैंने हार्डली 2 ऑप्शन पढ़े, और मैंने खटाक से एलिमिनेशन मेथड यूज करा, और 30 सेकंड भी नहीं लगे मुझे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यानी गजब की बात। एग्जाम हॉल में यही याद रखना है, जो भी ऑप्शन आप पढ़ें और लगे गलत है, फौरन ऑप्शंस की तरफ जाइए ये वाले, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड यूज करके खत्म कर दीजिए क्वेश्चंस को। तो ये इसी चीज ने हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। फिर भी आपकी जानकारी के लिए पढ़ दूं क्या चीज है, कि रेड्डी इज द डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट। देखो हम जब पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम खासकर कास्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ट्राइब्स पढ़ते हैं, तो उसमें भी पढ़ाया जाता है ये वाला कि भाई जो ये एक्चुअली जो कास्ट है, कौन कौन सी डोमिनेटिंग कास्ट है। रेड्डी नहीं है, वेल्लाज है, तमिलनाडु में पढ़ते हैं, वेल्लाज एक डोमिनेटिंग कास्ट है। बाकी रेड्डी भी तमिलनाडु में मिलते हैं, लेकिन रेड्डी तेलंगाना की है और आंध्र प्रदेश की है। चलिए कोई बात नहीं। कुर्मी इज अ एग्रेरियन कास्ट, ये बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो डाउट, ठीक है। और नंबूदार आर द ब्राह्मण ऑफ केरला, ये भी ठीक है। बाकी हमारा ऑप्शन निकल चुका है, ठीक है। और आप जानते ही हैं, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे जात। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कास्ट की, ठीक है। और कुछ कास्ट ऐसी हैं जो खेती बाड़ी में ज़्यादा बिलीव करती हैं, कुछ जमींदार कैटेगरी में आती हैं, कुछ लैंडलेस लेबर की कैटेगरी में आती है। इन सबको हम अपने जब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं वहाँ अच्छे से इन्हें डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कितना इजी है। नेक्स्ट फिर से मैं आपको बता दूंगा पढ़कर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट चाइनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जोग्राफिकल थॉट। यूनिट है आपकी 8वीं, ठीक है, और पूछा गया है कि चाइनीज जो जोग्राफर्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर जब हम पढ़ते हैं चाइनीज कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी, तो भाई साहब उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्टोग्राफी की तरफ जाता है, मैप बनाने वाली चीज़ों में ज़्यादा जाता है, ट्रैवलिंग में ज़्यादा जाता है। पहला ऑप्शन, चाइनीज स्कॉलर्स फर्स्ट डेवलप्ड अ साइंटिफिक मेथड ऑफ कार्टोग्राफी बेस्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो पहली कार्टोग्राफी की बात कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि चाइनीज जो स्कॉलर्स हैं अधिकतर उन्होंने कार्टोग्राफी की चीज़ों को डेवलप किया है, देयर इज नो डाउट, ये बिल्कुल ठीक है। अब ए जिसमें ठीक है हम पहले उसको चूज कर लेंगे, जिसमें ए नहीं आ रहा है हम उसे कट कर देंगे। तो देखो पहला ऑप्शन भी आपका कट हो गया, दूसरा ऑप्शन भी आपका कट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दे वर द फर्स्ट हु पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ पीरियोडिक नेचर ऑफ मॉनसून। बैना, चाइनीज ज्योग्राफर्स कभी भी पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने मॉनसून के बारे में बात कही है। मॉनसून के बारे में बात करने वाले, मॉनसून के बारे में बताने वाले जो थे वो अरेबियन ज्योग्राफर्स थे। सो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि मॉनसून इज ए पीरियोडिक नेचर है, अल मसूदी जैसे विद्वानों ने उसके बारे में बात की है, तो मेरे हिसाब से बी बिल्कुल गलत हो जाता है। अब बी जहां भी है वहां देख लीजिए, उसे कट कर दीजिए। ऑलरेडी दो ऑप्शन हम कट कर चुके थे, तो बी इसमें भी आ रहा है, ये भी कट हो गया, तो हमारा ऑप्शन निकल गया ये। तो हमने दूसरा ऑप्शन पढ़ते के साथ ही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, है नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में बैठ के चारों के चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, हमें दिमाग लगा रहे हैं वहां बैठ के, अपना आपको तकलीफ दे रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा तब होता है जब आप अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। ऐसा तब होता है जब आपके कंसेप्ट्स वीक होते हैं। ऐसा तब होता है जब क्लास रेगुलर नहीं होता, या ऐसा तब होता है जब आपने देखा देखी किसी को देखा और फॉर्म भर लिया और आगे चले गए, किसी से फॉर्म भर लिया और आगे चले गए, ऐसी हालातें तब होती हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्लास अटेंड की है, ठीक है, मैं इस पर बात करता हूँ अपनी क्लास में, पढ़ाते समय बताता हूँ कि बेटा ये चीज़ें याद रखनी है, तो भूलना नहीं है। और देखो दो ऑप्शन हमने पढ़े हैं और चार ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं, हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब नहीं पढ़ रहे हम, बाकी क्या है, हमारे किसी काम का ही नहीं है, हमने अपना टाइम बचा लिया, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर भी मैं बता दूं कि ए और सी इसमें ठीक है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। They opine the geography is not concerned with the individual plants but rather than the plant and animal cover। भाई सिंपल सी बात है, चाइनीज जोग्राफर से कभी भी बायोलॉजी में या बायोजोग्राफी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, वो ग्रीक स्कॉलर्स थे जिन्होंने इसका कंट्रीब्यूट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लाइव है एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। कभी ना कभी अपने जीवन में आपने केपीओ और बीपीओ का नाम सुना होगा, अगर आपने केपीओ और बीपीओ का नाम नहीं सुना होगा तो आपने कॉल सेंटर का नाम तो जरूर सुना होगा। सुना नहीं सुना कॉल सेंटर? 12th के बाद आप किसी कॉल सेंटर में लग गए, आप वहाँ कॉलिंग पर हैं, कॉल करते हैं और अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, लोन के बारे में बताते हैं, उसके अंदर स्किल विस्किल की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको बोलना आना चाहिए और आप 12th पास होने चाहिए, ऐसी हमने वहाँ पर कंडीशंस देखी है। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स कम्स अंडर क्वालिटी सर्विस, ठीक है, नॉलेज की बात की जा रही है, नॉलेज आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब नॉलेज, अगर ये ऑप्शन ए ठीक है तो मुझे अब देखना है कि इसमें ए वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसमें नहीं है, तो मैंने ये ऑप्शन काट दिया। अब मेरा ऑप्शन 3 बचे हुए, यहाँ से मुझे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D एक्टिविटीज एंड ई लर्निंग आर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। क्या बात कर रहे हो सर? 1990 के बाद जब भारत में आर्थिक संकट पैदा हुआ तो हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया था। क्या किया था? एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया भर की जो स्मॉल कंपनीज एंड MNC मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आई। भारत में आने के बाद उसमें एक कंपनी थी बीपीओ, ठीक है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसमें जनरली क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं। कॉलिंग करने पर वो आपको आइडियाज़ देते हैं या आपकी कुछ भी सलाह वाला जो भी आपको प्रोडक्ट वगैरह बेचना होता है उसके बारे में बताते हैं। तो भाई उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बात तो दूर तक भी नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो बी और भी जहां है आप उसे तुरंत गलत कर देंगे। अनफॉर्चुनेट बी इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें तीसरा ऑप्शन भी मजबूरन अब पढ़ना पड़ेगा। The BPO is distinct from KPO as it involve highly skilled worker।
भाई बीपीओ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम केपीओ एज इन्वॉल्व्स, देखो बीपीओ में कहीं कोई हाईली स्किल वर्कर नहीं होते हैं, पहली बात तो ये, तो सी तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, ठीक है, सी हमारा गलत हो गया। अगर सी गलत हो गया तो अब आप ये देखिए सी कहाँ कहाँ है, सी इसमें है, ये गलत हो गया, सी इसमें है, ये गलत हो गया, हमारा तीसरा ऑप्शन पढ़ते के साथ ही हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। क्या आपने एग्जाम में ऐसा सोल्व किया था? आप नहीं कर, सारे ऑप्शन पढ़ोगे आपने डेफिनेटली, अरे ये तो नहीं है, वो तो नहीं, तो इसलिए आपको याद रखना ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे, आपने कंसेप्ट क्लियर करे होंगे तभी चीजों को अच्छे से पढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो मुझे चौथा ऑप्शन पढ़ने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा क्वेश्चन का आंसर मेरे हाथ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रेडेड इज कंसीडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड। अब यहां से ध्यान से देखना, यूनिट है आपकी 6th इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें बात किया जा रहा है व्यापार का, कि जो आप व्यापार करते हैं कुल आयतन जो होता है उसका, उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया जाता है, और ये बात 100% सत्य है, यानी कि सच है। अगर ये सच है तो मुझे ऑप्शन चेक करने हैं अब कौन कौन से ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं और कौन कौन से ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये दोनों हो रहे हैं, तो हमारा 50% का जो कंपटीशन था वो तो हमने सॉल्व ही कर दिया, अब हमारे पास 50% रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स इंक्लूड ओनली ट्रेड ऑफ गुड्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ओनली, ये कहां से हो गया, ये तो जब ऑलरेडी ठीक था तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है तो भाई साहब इसके अंदर गुड्स थोड़ा ना आएंगे, इसके अंदर तो सर्विसेज भी आएंगी, तो हमारे लिए बी भी गलत हो गया। अब आप देखें बी ऑलरेडी इसमें अवेलेबल था, तो हमें फिर से तीसरा ऑप्शन मजबूरन पढ़ना पड़ेगा, मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। इंडिया इज अ फाउंडर ऑफ आसियान ब्लॉक, ये फंस गया क्वेश्चन यहाँ पर, इंडिया इज नॉट अ फाउंडर ऑफ आसियान ब्लॉक, ये तो 100% गलत हो गया कि ये नहीं है। अब सी गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन निकल गया तीसरे ऑप्शन तक आते आते हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया भाई। इंडिया इज ए फाउंडर ऑफ सार्क, ठीक है, ब्रिक्स, एससीओ, ठीक है, यूएनओ, यूनेस्को, ठीक है, ऐसे ऐसे संगठन से पढ़ते हैं मैंने अपने एग्जाम के अंदर। तो भाई ये तो गलत हो गया, अब ये गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन निकल गया ए और डी, हमने 3 ऑप्शन पढ़ते के साथ ही हमारा हो गया काम पूरा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब इसमें आप देखोगे अब कितना इजी आप फील कर रहे होंगे कि हमने अगर ये ट्रिक्स अपनाई होती है एग्जाम में तो हमारा तो पेपर सॉल्व हो चुका होता, सीधा हमारे हाथ में जेआरएफ होता भाई, ठीक है। तो इस ट्रिक्स को भी हमें याद रखना है और समझना है कि कैसे कैसे चीजें बढ़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are correct statements? Fossil fuels are nuclear fuels. देखो फॉसिल्स, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस भी एक तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही है, ठीक है, यूनिट 6 से पूछा गया है, 6 यूनिट है। फॉसिल्स फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ये बात तो ठीक है भाई, फॉसिल्स मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये रिन्यूएबल तो होते नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं, तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। अगर ये ऑप्शन ठीक है तो हम अब ऑप्शंस को देखेंगे इधर। अब हमें ये देखना होगा कि ए से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। देखो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, काट दिया आपने, ये भी काट दिया आपने, यानी कि 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब आपको एक हल्का सा एफर्ट मानना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बी की तरफ चलते हैं। The sources of renewable energy are mainly forces of nature that are sustainable and that usually cause huge environmental pollution. फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ये कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। क्या बात कर रहे हो यार, सूरज से आने वाली किरणों से जब हम सोलर एनर्जी बनाते हैं, सोलर लाइट जनरेट करते हैं, क्या उससे पोल्यूशन होता है? विंड एनर्जी इंस्टॉल करते हैं, क्या उससे पोल्यूशन होता है? टाइडल एनर्जी से पोल्यूशन होता है? नहीं होता ना। तो फिर ये क्या कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है, तो इस हिसाब से बी भी गलत है। अब जहां भी बी हो तो उसको कट कर देंगे, देखो बी यहां पर था हमने कट कर दिया। अब मजबूरन हमें तीसरा भी पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन, एनर्जी यूज इज वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। हाँ ये तो है, ठीक है, कि जो एनर्जी होती है दरअसल वो बहुत ज्यादा, ठीक है, एक तरह से कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट चेंज में। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। There are zero emissions of greenhouse gases from nuclear power plants. ये बात भी ठीक है कि जीरो इमिशंस होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, जीरो इमिशंस नहीं होता है भाई, जीरो इमिशंस नहीं होता। अगर जहां भी डी आपको दिख रहा है तो अब हमें इसको अच्छे से और कवर करना है। क्या क्या वाकई जीरो इमिशंस होता है? कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं।
द रिलेटिव प्राइस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी डू नॉट इन्फ्लुएंस द डिमांड, नहीं ये गलत हो जाता है। यहां से देखिए आप कि द रिलेटिव प्राइस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी डू नॉट इन्फ्लुएंस द डिमांड, क्या बात कर रहे हो? सोलर सिस्टम आप लगाएंगे वो काफी हाईली बहुत कॉस्टली आपको पड़ेगा, डिमांड आपकी चेंज होगी। कोल से बनने वाली जो एनर्जी है उसके लिए डिमांड अलग होगी, न्यूक्लियर से आने वाली एनर्जी की उसके लिए अलग होगी, तो इन्फ्लुएंस द डिमांड डेफिनेटली। तो यहां पर कह रहा है कि डू नॉट इन्फ्लुएंस, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। तो ई, और देखिए ई कहां पर है, तो मेरे हिसाब से ई यहां पर है, तो हमारा ऑप्शन बन जाता है आसानी से ए। इसका मतलब हमने उस ऑप्शन को चुना जो ऑप्शन 100% ही गलत था। जो ऑप्शन पार्शियली गलत था हम उसकी तरफ नहीं गए, हमने एक ऑप्शन और पढ़ते के साथ पता लगाया कि ये तो 100% गलत ही है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे ई गलत है तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, हमारा ऑप्शन निकल आया ए। तो हमारा ऑप्शन था ए, सी और डी, यानी कि ये ठीक निकला, ठीक है, ये ठीक निकला और ये नहीं ठीक निकला। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था गलत है ऑप्शन वाला। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पर हमें पांचों के पांचों ऑप्शन पढ़ने पड़े। इससे पहले हमने देखा कि वहां हमें तीन ऑप्शन पे हमारा आंसर सॉल्व हो चुका था, और यहां हमने पांचों के पांचों ऑप्शन पढ़ने पड़े। तो इसका मतलब देखो कितना डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए आपके पास, साथ साथ में आपके पास कंसेप्चुअल, थ्योरेटिकल और एक सब्जेक्ट की परख भी होनी चाहिए करंट अफेयर के साथ। यानी कि आपका सब्जेक्ट कितना डायनेमिक है इस क्वेश्चंस के थ्रू हम जान सकते हैं कि पांचों ऑप्शन पढ़ने के बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर मिला है। मतलब आपको, ठीक है, चाहिए, यूजीसी चाहता है कि आप सब्जेक्ट को पढ़ो। चलिए आगे पढ़ते हैं। Which of the following statement are not correct with reference to the von Thunen agriculture location theory? क्वेश्चन है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से, ठीक है, ये भी यूनिट 6 से ही है, 6 से है, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बहुत फेमस थ्योरी वॉन थ्यूनेन एग्रीकल्चर लोकेशन से सवाल पूछा गया है। 1826 में दी गई एक ऐसी थ्योरी, ठीक है, बाद में 50-60 साल बाद पता चला था कि इस बंदे ने कोई थ्योरी दी है। उस थ्योरी को पढ़ने के बाद जनरली आपने देखा होगा कि एक विलेज को अज्यूम किया गया है, ठीक है, सेंटर में, और उसके चारों ओर, ठीक है, कंसेंट्रिक जोन टाइप की एग्रीकल्चर बेल्ट्स हैं, ठीक है, 6 बेल्ट होती हैं, और इसके बीचों बीच से एक सड़क जाती है, एक नहर जाती है, ठीक है, कोई रोड्स नहीं है, ठीक है। ये जो जोन है कंसेंट्रिक जोन एक गांव के चारों ओर है। इस पूरे के पूरे जो कंसेंट्रिक जोन है इसका बाहर किसी कोई लेना देना नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, आपस में ही ये, ठीक है, खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपने खाने पीने की चीजें उगाते हैं, और ये कोई ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करते, खासकर बड़े बड़े ट्रकों में। ये सिर्फ जो घोड़ा बग्गी होती है जनरली उसी का यूज करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। His idea were based on Weaver's concept of economic rent, ठीक है, इकोनॉमिक रेंट की बात कर रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है। अब ए चेक करो आप, ए इसमें नहीं, हमने कट कर दिया। नेविगेबल रिवर्स और इरिगेशन फैसिलिटीज डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन कंसेंट्रिक लैंड जोन, ये भी बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो डाउट। ये भी कहता था, कोई परवाह भी नहीं पड़ता उन लोगों का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन रियल लाइफ फार्मर्स आर ऑलवेज इकोनॉमिक एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये भी ठीक है, ये भी हो गया हमारा कंफर्म पॉइंट है। फायरवुड एंड टिम्बर प्रोडक्शन जोन हैज लॉस्ट इट्स वैलिडिटी, भाई ये नहीं है। यहाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंस दिखाया है कि जो फायरवुड और टिम्बर्स होती है यहाँ उनका कितना बड़ा रोल है। तो ये हैज लॉस्ट हिज वैलिडिटी, ये ऑप्शन तो 100% गलत है। अगर ये गलत है तो जहां भी डी आ रहा है चला दो चप्पू, ठीक है। तो देखो यहाँ भी डी तो है नहीं, तो इस हिसाब से क्या बनता है, हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी हमारे ठीक थे, ठीक है, ए बी और सी। तो ए बी सी अगर हमारे ऑप्शन ये ठीक थे तो ये तो ऑलरेडी निकल के हमारे पास आ गया। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। आइसोट्रोपिक सरफेस आर यूनिवर्सल इन एशिया, ठीक है, ये ऑप्शन रटे रटाए क्वेश्चन है, थ्योरी से पूछे गए हैं। जब हम थ्योरी को पढ़ते हैं, अजम्पशन पढ़ते हैं कि एक आइसोट्रोपिक एरियाज है, एक अज्यूम किया हुआ एरिया है, आप उसमें अज्यूम कर रहे हैं कि एक गांव होगा, गांव के चारों ओर कंसेंट्रिक जोन होंगे, ठीक है, और वो डिफरेंट टाइप्स के जोन होंगे, ठीक है, बेल्ट्स होंगी, वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज कर रही होंगी, वो आपस में ही व्यापार करते हैं, बाहर से कोई लेने देना नहीं, ये सारी की सारी चीजें। और वहाँ का जो किसान है वो इकोनॉमिक है और थोड़ा रैशनल है, तार्किक है, ठीक है, इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं। तो इस थ्योरी के जितने भी अजम्पशंस हैं, इन सारे अजम्पशंस को हमने पढ़ा, ठीक है, और पढ़ने के बाद हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन से हमें बात समझ में आती है कि अब समय ऐसा है कि आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। और जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैन नेचर इंटरेक्शन, कितना प्यारा क्वेश्चन है।
मानव और प्रकृति का जो संबंध है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देखोगे यूनिट 4 जो हमारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, ठीक है, उससे है, लेकिन यहाँ पर हिमालय रीजन की बात की गई है, तो ये कहीं ना कहीं 10वीं यूनिट से भी जोड़ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हिमालयन रीजन पाइन ट्रीज आर मोर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। बिल्कुल हकीकत है। आप कभी शिवालिक हिमालय जाओगे तो अगर हिमालय को आप ध्यान से देखोगे तो हिमालय आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है। अब देखोगे साइड वाला, ये आपको दिखाई देगा शिवालिक हिमालय, ये आपको दिखाई देगा मिडल हिमालय, ये आपको दिखाई देगा ग्रेट हिमालय, यहाँ पर आपको न जाएगा 33 हिमालय या ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय इसको कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं। तो जनरली इस वाले हिस्से में आप देखोगे तो पाइन ट्री पाया जाता है। पाइन ट्री कैसा होता है? इस तरह से आपने देखा होगा पाइन ट्री, ठीक है। जो लोग हिमालय पे गए होंगे या जो लोग हिमालय से रहने वाले हैं पहाड़ों के, तो उन्हें पता होगा पाइन ट्री कुछ ऐसा दिखता है। और सबसे ज्यादा जो आग लगती है इन्हीं में लगती है, क्योंकि गर्मी के महीने में मार्च अप्रैल और मई का जो वक्त होता है उसमें जब हवा काफी तेज चलती है तो इनमें आपस में घर्षण होता है, फ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आग लगती है हिमालय में इन्हीं वृक्षों में लगती है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। अगर ये ऑप्शन पूरा ठीक है तो आप ये देखिए कि इसके अंदर ए जिसमें नहीं है हम उसे कट कर देंगे, तो ये तो कट हो गया हमारी तरफ से पूरी तरह से। शिफ्टिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स टू मोनोकल्चर इज द थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें बोई और उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं। अगर इन फसलों में क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। कल्पना करो अगर ये डाइवर्सिफिकेशन समाप्त हो जाए और पूरे भारत के किसान एक तरह की फसलें उगाने लगे तो कितना बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। दोस्तों आलम यह हो जाएगा कि जो दक्षिण भारत है जहां चावल बड़ी तादाद में खाया जाता है, ठीक है, वो परेशान हो जाएंगे। उत्तर भारत में तो रोटी खाई जाती है। अगर मान के चलो पूरे भारत में चावल उगाया जा रहा है तो उत्तर भारत वाले तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है भाई, हो जाएंगे ना परेशान। अगर मान लो पूरे भारत में गेहूं उगाया जा रहा है और चावल है ही नहीं तो दक्षिण भारत वाले परेशान हो जाएंगे। तो भाई ये तो है कि फूड सिक्योरिटी की तरफ जा सकता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, इसको हम कर देते हैं क्लिक, राइट, ठीक है। तो ए और बी हमारे दो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसे भी कट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा 50% कॉम्पिटिशन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल सॉल्व, ठीक है। स्लम हैबिटेशन तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। Slums habitation is associated with metropolitan cities only। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब कुछ भी, ठीक है। कितना प्यारा ऑप्शन दे दिया है। अगर ये ऑप्शन आपने पढ़ोगे तो आपको थोड़ी हंसी आएगी, हंसी आएगी, तो इसका मतलब आपने सही क्वेश्चन पकड़ लिया। तो ऑटोमेटिकली गलत है। ओनली क्या होता है? ये तो पूरे भारत की समस्या है, ये तो पूरे भारत की समस्या है। अगर हम 2011 के आंकड़े देखेंगे, अर्बन ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उस अर्बन ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो पता चलता है कि भाई 53 तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, 7,900 से ज्यादा जो है वो टाउन्स हैं, ठीक है, और 6 लाख से ज्यादा जो है वो हमारे पास गांव है। तो उनमें तो बड़े बड़े जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं, सभी के अंदर ये वाली समस्या है। और अभी उत्तर प्रदेश में देखा नहीं, लखनऊ में अकबर नगर, वहां भी तो चल रहा है सारा का सारा। तो ये तो देखो मान के चलो कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसके हिसाब से सी जहां भी हम वहां गलत कर दो। देखो हमारे हमने तीसरा ऑप्शन पढ़ा और ये रहा सी, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया ए बी डी। कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, मत पढ़ो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए कि इसके अंदर कैसे कैसे, देखो ये क्वेश्चन रखा गया है को यूनिट 4 से और यूनिट 10 से। शिफ्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि इंडियन, एक तरह से मान लीजिए भारत में जो एग्रीकल्चर होता है, ये यूनिट 10 से क्वेश्चन ले लिया। स्लम हैबिटेशन, ठीक है, इसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज ओनली, ये क्वेश्चन आपका कहां से आ गया? सेटलमेंट ज्योग्राफी से। सेटलमेंट ज्योग्राफी मींस ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं से जो एक इंडियन कंटेक्स्ट को जो कनेक्ट कर रहा है वहां से ही पूछा गया है। बाकी आप जानते ही हैं सारी चीजें, ठीक है। फिर से एग्रीकल्चर से क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। यस, यूनिट 10। यूनिट 10 में भी एक से नहीं पूछ रहा भाई साहब। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट भी इसने पूछ लिया, लिटरेसी से भी पूछेगा, और नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। अब से कुछ साल पहले, ठीक है, इन तीनों से अलग अलग क्वेश्चन बन जाया करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इन तीनों को मिलाकर ही एक क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इसका मतलब कंपटीशन को टफ बनाना चाह रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं और हमारा संस्थान आपसे प्रॉमिस करता है, ये कितना भी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन टफ बना दो, हमारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, जेआरएफ उठाएंगे। आप कुछ भी कर लो आप, ठीक है।
कितने 3-3 पॉइंट्स बना के आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, बनाओ, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। करेंगे कैसे, देखो चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हरिके बैराज। वेरी गुड, ये तो बात ठीक है कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो हरिके बैराज से ऑरिजिनेट होती है। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलुज एंड रावी रिवर। क्या बात है सर, यहां तो आप फंस गए, यहां फंस गए। जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया हम पढ़ते हैं तो उसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। पहला एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ से कि रिवर ऑरिजिनेट कहां से होती है और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं और उस पर कौन कौन से डैम हैं, बांध है, ठीक है। दूसरा हम प्योर ज्योग्राफी के थ्रू पढ़ते हैं कि जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरह से दिखता है, ठीक है, किस तरह से नहीं दिखता है, इन द सेंस पैटर्न क्या है, ऑरिजिनेटिंग पैटर्न क्या है, ठीक है, वाटर शेड क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या है, उसका जो बहाव है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है या अरब सागर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से डेप्थ के साथ हम इसको पढ़ते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का तो उसमें पता चलता है इंदिरा गांधी कैनाल जो है दोस्तों, इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो सतलुज और ब्यास रिवर पर एक जो पॉइंट है, जो मीटिंग पॉइंट है, जो कॉन्फ्लुएंस है, यहां से जो हरिके बैराज है, हरिके बैराज है, तो यहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। तो इसने क्या बोला है, बड़ी चालाकी से इसने रावी रिवर लिख दिया, जबकि हमें पता है अगर हम सिंधु नदी की नदियों को देखेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये पांचों की पांचों जो रिवर हैं आप इनको देखोगे तो अंत में जाके ये इंडस रिवर से मिल जाती है जो कराची में अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो इसने बड़ी चालाकी से रावी लिख दिया जो कि सरासर गलत है। अगर ए गलत है तो आप ये देख लीजिए जहां भी ए हो वो कट कर देना आप, तो ये कट कर देना है हमें, हमने ये कट कर देना है। तो हमारा 50% का क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है पहले ऑप्शन से ही। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, ये बात बिल्कुल ठीक है, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एज्ड 5 years एंड अबव। इसने कहा है जो इफेक्टिव लिटरेसी रेट है, जो प्रभावी साक्षरता दर है, वो 5 साल के व्यक्ति के आधार या उससे ज्यादा पर नापी जाती है। ये अब भारत में खत्म कर दिया गया है। 1970 से पहले तो भारत में 5 साल तक मापी जाती थी, लेकिन अब जो हो गई है वो 7 years हो चुकी है। कितनी होगी दोस्तों, 7 years एंड अबव। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी में जब हम सेंसस ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, लिटरेसी वो पढ़ते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि भारत में साक्षरता दर जो है वो 7 साल से ऊपर मापी जाती है, 5 साल का तो लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से बी तो ऑप्शन चीख चीख के कह रहा है कि भाई मैं तो गलत हूं, मुझे पकड़ लो आप। तो बी देखो, बी जहां भी हो कट करना शुरू कर दो, देखो बी यहां भी है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी एंड डी। अब आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने क्वेश्चन तो दूसरे पे निकाल दिया। क्या निकाला आपने, दूसरे ऑप्शन पे निकाल दिया कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों शुरुआत के दोनों गलत हो गए और अनफॉर्चुनेट सी और डी ऑप्शन में यहां थे, तो इस ठीक हो गए, आप ये कहने की जरूरत ही नहीं। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973 विद 9 टाइगर रिजर्व्स एंड बाय द 2018 इट रीच टू 50 टाइगर रिजर्व, ठीक है। 1973 में जब टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई, ठीक है, तो उस वक्त तो इतने ही थे, 9 थे, और 2018 में 50 हो गए और 2023 में 54 हो गए। टाइगर तो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, क्योंकि भारत को दुनिया का टाइगर हाउस कहा जाता है। 75% टाइगर तो भारत में है, ठीक है, जहां पर उनको रिप्रिजर्व करने के लिए हमने 54 टाइगर रिजर्व बनाए हुए हैं, 54 टाइगर रिजर्व, 3500 से ज्यादा टाइगर्स है हमारे पास। तो वी आर टाइगर, भारतीय क्रिकेट टीम को भी टाइगर ही कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। और इसके अलावा जब मैं क्लास हमारी चलती है तो हम क्लास में पढ़ाते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, इतने सारे प्रोजेक्ट हम पढ़ते हैं और इन प्रोजेक्ट के माध्यम से हम पता करते हैं कि हमारे लिए कितनी जरूरी चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट, गुजरात अकाउंट्स द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। बात तो ठीक है कि गुजरात जो है वो भारत में दूसरा सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कहने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का हिस्सा है वो केवल इतना % है, कितना है, सिर्फ इतना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, फिर गुजरात है,
ठीक है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर आंध्र प्रदेश है। इस तरह से हमारे पास सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले राज्य हमारे पास निकलकर सामने आते हैं। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है वो है सुंदरबन। सुंदरबन को हम जानते हैं यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के साथ साथ वहां पर आप देखोगे तो रॉयल बंगाल टाइगर आपको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? रॉयल बंगाल टाइगर आपको मिलेगा, कैट आपको मिलेंगी, मगरमच्छ भी आपको मिलेंगे, और सबसे जरूरी बात वहां मिलेगा सुंदरी ट्री, सुंदरी वृक्ष, जिनके नाम पर सुंदर वन पड़ा हुआ है। दरअसल इस मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम इंटर टाइडल कनेक्शन जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, हम टाइडल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम करते हैं जब हमारे यहाँ साइक्लोन जैसी आपदाएं आती हैं। तो भारतीय तटों को साइक्लोन से बचाने के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। कुल मिलाकर 0.15% ही कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का, लेकिन फिर भी बहुत इनफ है। बहुत तेजी से कम भी हुआ है क्योंकि हम देखते हैं कि भारत के जो मेजर सिटीज हैं कोस्टल्स की, उन्होंने कहीं ना कहीं मैंग्रोव को डैमेज किया है। लेकिन फिर भी अगर गुजरात की बात करें, कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, ये मेजर पॉइंट है जहां पर आपको मैंग्रोव देखने को मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी डिटेल डिस्कशन क्लास में होगा। आई विल टेल यू कि किस तरह से यूनेस्को और जो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट आती है हर 2 साल बाद, वो क्या क्या जानकारी देती है। जैसे हमारे ओवरऑल फॉरेस्ट एरियाज अगर हम देखें भारत में, तो खासकर मैदानों में तो 33% होना चाहिए, और हिली एरियाज में 67 यानी कि 67% होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को भी हमें पढ़ना है कि हम जब फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, वहां हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 1 by 1 कंसेप्ट विल बी क्लियर्ड। तो हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which of the following trenches have depth less than 10,000 मीटर? क्या क्वेश्चन दिया भाई! गहराई के हिसाब से 10,000 मीटर से कम गहरी कौन कौन से ट्रेंचेस है। मतलब पहले क्या होता था कि ये पूछा जाता था कि लोकेशन बता दो भाई, इनकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी कहाँ है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि 10,000 से मीटर कम गहरी कौन है, और 4 ऑप्शन दे दिए। तो इनको याद करने का मैं आपको तरीका बता दूं। जब मैं आपको रिंग ऑफ फायर पढ़ाता हूँ जियोमॉर्फोलॉजी में, यूनिट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, यूनिट फर्स्ट, जब मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाता हूँ तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको मैं दरअसल ट्रेंचेस के बारे में पढ़ाता हूँ, खासकर रिंग ऑफ फायर में। और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक मैं आपको फिर कराता हूँ सीधा ओशनोग्राफी में। तो ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी में हम दोनों चीजें टच कर लेते हैं। तो हमें पता चलता है, अगर हम पैसिफिक को ध्यान से देखें, पैसिफिक के चारों लंबी लंबी ट्रेंचेस हैं, और जहाँ ट्रेंचेस हैं डेफिनेटली वहां पर ही हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो यहाँ उसके हिसाब से पता चल जाता है कि कौन सी चीजें कहाँ पर हैं और किस तरह से हमें वो कनेक्ट करनी है। अगर इनको ध्यान से देखोगे आप, तो जापान के ऊपरी वाला हिस्सा, ठीक है, और नीचे तक आओगे तो यहाँ पर आपको क्यूराइल मिलेगी। तो वहां जापान उत्तरी मतलब पैसिफिक में आपको क्यूराइल मिलेगी। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच आपको मिलेगा, मैंडनाओ ट्रेंच आपको मिलेगा, फिलीपाइंस ट्रेंच आपको मिलेगा, जापानीज ट्रेंच आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी ट्रेंचेस जो है दोस्तों, ये 10,000 मीटर से ज्यादा गहरी हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा एक टोंगा है, टोंगा भी यहाँ मिलेगी आपको। तो भाई दोस्तों टोंगा भी 10,000 मीटर से ज्यादा गहरी है। ठीक है, इसके अलावा आता है प्यूर्टोरिको ट्रेंच और जावा ट्रेंच। देखो प्यूर्टोरिको ट्रेंच जो है वो 9,000 के आसपास होती है, मीटर के आसपास गहरी है, और जावा तो 8,000 मीटर भी नहीं है यार, ये तो 8,000 मीटर से भी कम है। तो ऑप्शन तो वैसे हमें चीख के मिल जाते हैं कि क्यूराइल है, ये तो भाई पैसिफिक में डेफिनेटली 10,000 से ज्यादा होगी। तो ए जहां भी उसे पहले कट कर दो आप, ये कट हो गया। ठीक है, और जो टोंगा वो भी पैसिफिक में, तो ये भी 10,000 से ज्यादा है। जहां पर डी होगा उसे कट कर दो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ऑप्शन हमारा ठीक निकल गया, बात खत्म। ठीक है, प्योरिटिको हमारे पास अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक में, जहां पर हमें ट्रायंगल की बात करते हैं वहां पर है। और जावा हम देखें तो सुमात्रा और जो जावा आइलैंड है, ठीक है, उसके जस्ट वहां पर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ज्यादा गहरी है। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन भी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये है पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखना है। बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को असेंबल करके क्वेश्चन बना दिया गया, क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which of the following statements about impact of climate change on oceans are not true? ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर सही नहीं है? समुद्र से संबंधित जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको लेकर सही नहीं है, आर नॉट ट्रू। ठीक है, अब हमें ये पकड़ना है। क्वेश्चन देखो, आप कहोगे कि जो ये तो एक तरह से क्लाइमेट चेंज है, तो ये यूनिट 4 से भी है, और ये ओशनोग्राफी की भी बात कर रहा है, तो यूनिट ये 3rd से भी पूछा गया है।
यानी कि अब देखिए कि एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 और 3-3 यूनिट से मिलकर भी पूछा जा रहा है। किस लेवल का एक तरह से डायनेमिक कंपटीशन हो चुका है। द ओशन हैव बिकम लेस एसिडिक ओवर द पास्ट ईयर। एसिडिक अरे दो ही होते हैं, अगर हम पीएच वैल्यू पढ़ते हैं तो उसमें 1 से लेकर 14 तक का तो रेशो होता ही है, ठीक है। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, इससे नीचे का एसिडिक होता है, यहाँ तक का बेस होता है। तो भाई एक तरह से जो लेस नहीं हुआ है, आने वाले समय में क्या हुआ है कि जो समुद्र होता है वो ज्यादा बेसिक हो चुका, लेस एसिडिक नहीं हुआ, ये तो कट हो जाता मेरे हिसाब से। तो पूरा ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। तो जहां भी ऑप्शन ये था तो कट हो गए, ये तो पहले ऑप्शन से ठीक हो गया भाई। मतलब पहला ऑप्शन पढ़ा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या चाहिए आपको अब, ठीक है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बी और सी चेक कर लेते हैं, क्या ये वाकई ठीक है। सी सरफेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। बात तो ठीक है, ठीक है, सी सरफेस चेंज हुआ है, देयर इज नो डाउट, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखना है कि कौन कौन से सही नहीं है, ठीक है। अब सी सरफेस टेम्परेचर इज इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, भाई एक बात और, ठीक है, खाली सी सरफेस ही नहीं हुआ है, सी सरफेस ही नहीं हुआ, वो पूरे के पूरे ओशंस का हुआ है। अगर जहां सी सरफेस टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस, कुछ लोग 26 भी कहते हैं, ठीक है, ये चेंज है, क्लियर है, तो उसमें ना ओवरऑल जो होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस हुआ है। तो इसमें सी नहीं हुआ है, पूरा का पूरा ही हुआ है, तो इस हिसाब से तो गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा तो ऑप्शन ये था जो सही नहीं है, एक तो हमारे पास ये हो गया। सी लेवल हैज राइजन एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6/10 ऑफ इंचेस सिंस 1880, ये बात भी ठीक है, ठीक है। तो ये एक मेरे हिसाब से बैठ जाता ठीक कि ये दो ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, सही नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 8.9 इंचेस के हिसाब से बढ़ा है 1880 से 2015 के बीच में। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, हमारा क्वेश्चन बी और सी निकल गया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements are correct about the Coriolis force? यानी कि क्लाइमेटोलॉजी यूनिट सेकंड से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि करेक्ट कौन सा है अबाउट कोरियोलिस फोर्स के लेकर। देखा हमने पढ़ा होगा कोरियोलिस फोर्स, फेरल का नियम पढ़ा आपने होगा, ठीक है, क्लियर। बाइस बेलेट का नियम आपने पढ़ा होगा, डिफ्लेक्शन फोर्स आपने पढ़ा होगा, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। कोरियोलिस फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल मोशन रिलेटिव टू द अर्थ, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर जहां भी मोशन होगा वहां पर आपको कोरियोलिस फोर्स नजर आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। जहां ए नहीं है उन्हें कट करने की फौरन तैयारी कर लो। देखो ये हो गया 50% क्वेश्चन आपने सिर्फ पहले ऑप्शन से ही सोल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड जीरो एट पोल। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ अगर ये होता, ठीक है, ये तो जस्ट अपोजिट हो गया। कोरियोलिस फोर्स जो है दोस्तों वो मैक्सिमम जो होता है वो पोल पर होता है और जो मिनिमम होता है वो होता है इक्वेटर पर। तो इस हिसाब से तो ये ऑप्शन पूरा का पूरा गलत हो गया। अगर गलत है तो बी देखो कहां कहां है, जहां बी है उसे कट कर दो। देखो ये रहा बी, ये कट हो गया, हमारा ऑप्शन ए और सी निकल के आ गया, खत्म कहानी। यानी कि दो ऑप्शन मैंने पढ़े और दोनों ऑप्शन पढ़ते के साथ ही मुझे दो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये ट्रिक भी आपको फॉलो करनी है एग्जाम में। ये ट्रिक कैसे फॉलो होगी, वो ऐसे फॉलो होगी जब हम 4 महीने अपना कोर्स को पूरा करेंगे, जो 5वां महीना हमारा होगा जिसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, वहां ये चीजें काम आएंगी। वहां पर आपको बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन को पिक करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़े, अब तो आगे बताने नहीं, आप खुद ही पढ़ लोगे आप। Which of the following data are sources of proxy data for climate change? ये बहुतों के लिए क्वेश्चन नया हो सकता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की स्टडी करने के लिए कौन कौन से प्रॉक्सी डेटाज हैं। एक्चुअली हम अपनी जब क्लास पढ़ते हैं तो उसमें मैं आपको पैलियो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाता हूँ, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाता हूँ। पैलियो क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ द पास्ट क्लाइमेट। आपने नाम सुना होगा कि यूरोप के अंदर 4 हिमयुग आए, वुम, रिस, मुंडल, ठीक है, और एक ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, पास्ट में ऐसा था, फिर ठीक है एक बहुत बढ़िया मौसम बना, दुनिया भर की चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए आपके पास कोई इवेंट भी तो, मतलब कोई एक तरह से एविडेंस भी तो होना चाहिए ना। तो जो पास्ट की क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, और उसी के आधार पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि पता करते हैं कि उस समय कौन कौन सी ऐसी चीजें थी। तो आप याद रखना, प्रॉक्सी डेटा फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडीज में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी आता है, सी फ्लोर सेडिमेंट भी आता है, फॉसिल्स फॉलन भी आता है, आइस भी आता है, वाटर भी आता है, सेडिमेंट भी आता है ओशंस का।
सैटेलाइट डेटा कभी नहीं आता, तो जहां भी सी है देख लो और कट कर दो, फौरन फौरन कट कर दो, तो आपका आंसर देखो फटाक से हो गया सॉल्व। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ये भी हम पढ़ेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, वहां आपको बताऊंगा कि पैलियो क्लाइमेटोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके सीधे सीधे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देखो सीधे सीधे पॉइंट्स ही पूछे गए हैं। Which of the following statements are correct with regard to the effect to global warming? कह रहा है कौन कौन से कथन सत्य हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, यानी कि जो दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं चाय पानी पीने के लिए बड़े बड़े मंच सजाते हैं, वहां बड़े बड़े फैसले लेते हैं, उसको लेकर कौन कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपको पता लगाना है। ठीक है, अभी हमारी जिम्मेदारी हम पता लगाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन ठीक करना है। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तीन तीन ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब ये लोग मानेंगे नहीं। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इट इज बिलीव्ड दैट हीट वेव्स में इंक्रीज इन फ्यूचर। तो बिल्कुल ठीक है, यूरोप तो पागल हो चुका है भाई साहब, भयंकर हीट वेव्स चलती हैं गर्मियों के दिनों में, भयंकर। जान बचाने के लिए, अपने आप को राहत देने के लिए वो तटों पर जाते हैं, कोस्टल एरियाज पर धूप सेकते हैं। अंदर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है, वो दे कैन नॉट एडजस्ट देमसेल्फ एट द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। पागल हो जाएंगे, वो तो अपन लोग हैं कि 48 भी झेल लेते हैं, और 6 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर मेजर करोगे तो पता चल जाएगा। ये तो हमारी कैपेबिलिटी है ना, जो सब ट्रॉपिकल एरियाज में इक्वेटर पर रहते हैं, तो उनका क्या होगा। तो आने वाले समय में हीट वेव्स बढ़ेंगी, ये पूरी पूरी बात हकीकत है। ठीक है, तो ये हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठेगा। अब ए जहां भी है हो जाएगा, नहीं है तो कट कर दो। ठीक है, अभी हमारे ऑप्शन और है, पढ़ना पड़ेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विल बी मोर इंटेंस, बिल्कुल ठीक है, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, तो बी भी हमारा ठीक है। ए और बी भी देखो, ए और बी किस में आ रहे हैं, ए और बी इसमें आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बेसिक करेक्ट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लो हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर भी हमारा ऑप्शन तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, 2 ऑप्शन पढ़ने के साथ ही हमारा आंसर निकल आया। फिर भी हम एक और पढ़ लेते, सी क्या ये सही है गलत है। इट इज लाइकली दैट एरिया अफेक्टेड बाय ड्रॉट विल डिक्रीज। क्या बात कर रहे हो सर, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लोबल वार्मिंग से आप देखोगे जो ओशन का जो सरफेस है, जो ओशन का वाटर लेवल है, वो इंक्रीज होगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ एक इंपैक्ट और है, जो रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज होगा। रेनफॉल का पैटर्न है तो रेनफॉल जहां पर होती है वो प्लेसेस भी चेंज हो जाएंगे। रेनफॉल पर जो कृषि होती है, जो हमारी कृषि है वो वर्षा पर आधारित है, वो प्रभावित होगी। अगर वो प्रभावित होगी तो हो सकता है जो एक कृषि, एक फसल को उगाने के लिए एक टाइम होता है हर किसी का, वो डिक्रीज और इंक्रीज हो। फूड सिक्योरिटी पर खतरा आ जाएगा, कहीं पर सूखा पड़ेगा तो कहीं पर बाढ़ आएगी। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि संभावना है सूखा ज्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये तो ऑलरेडी बिल्कुल चीख चीख के कह रहा है कि भाई मैं तो गलत हूं। अगर ये गलत है तो सी जहां भी हो उसको फौरन कट कर दिया जाए। हमारा ऑप्शन वैसे भी ठीक हो गया, वी आर राइट, बात खत्म। 3 ऑप्शन पढ़ने के साथ ही हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा चलो देख लेते हैं। फिर से क्वेश्चन ट्रॉपिकल साइक्लोन से है। द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, तीव्रता और बारंबारता जो लगातार आती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज इंक्रीजिंग बट इकोनॉमिक डैमेज इज डिक्रीजिंग। क्या बात कर रहे हो सर, आपने कहीं सुना है कि लगातार अगर आपदाएं आ रही हैं तो वहां पर इकोनॉमिक डैमेज कम हो रहा है? अरे भाई अमेरिका जैसा देश नहीं बच पा रहा, जो विकसित देश की कैटेगरी में आता है, इसके पास सबसे शानदार, ठीक है, वार्निंग सिस्टम है। जापान ले लीजिए, टेक्नोलॉजी में उससे तो कोई आगे नहीं है। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि वो हर देश से 15 से 20 साल आगे है। जो आज हम यूज कर रहे हैं वो जापान यूज कर चुका है, वो बस नहीं बच पाता है, ठीक है, साइक्लोन से। तो ये तो सरासर गलत हुआ कि साइक्लोन इज इंक्रीजिंग बट इकोनॉमिक डैमेज इज डिक्रीजिंग। भाई गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से ए जहां भी हो कट कर दो, ये रहा कट, ये कट हो गया। सी या बी, सी या डी, आगे देख लेते हैं। मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी, बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो डाउट। सर्वाधिक जो साइक्लोन भारत में आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। क्यों आते हैं आप देखोगे,
जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ एयर जो साउथ पैसिफिक में होता है, जो साउथ ईस्ट चाइना सी में होता है, उसका सीधा प्रभाव जो होता है ट्रेड विंड के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में भी होता है। ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है, तो इस हिसाब से वो यहां तक आएगा, तो बंगाल की खाड़ी में आप देखोगे प्रभावी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तो बी बिल्कुल ठीक है। तो डेफिनेटली अब ऑप्शन यहां से बी से स्टार्ट हो रहा है, सी तो कुछ है ही नहीं, तो हमने ये कट कर दिया। तो एग्जाम हॉल में आप जब एग्जाम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो वहां एक खाली पेपर और पेन आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन मैंने पढ़े और दो ऑप्शन पढ़ते के साथ ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे चारों ऑप्शन पढ़ने की बिल्कुल भी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, फिर भी आपकी जिम्मेदारी के लिए पढ़ दूं, द साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप्ड इन पैसिफिक ओशन हैव इंपैक्ट ऑन साउथ ईस्ट एशिया। मैं आपको बता चुका हूं, ये तो होता ही है। द इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन विद इन 5 to 22 आवर्स मेक्स प्रेडिक्शन ऑफ द इट्स ट्रैक डिफिकल्ट। बिल्कुल हकीकत है, जब कोई साइक्लोन आपके सर पे खड़ा हो जाएगा तब ट्रैक करोगे आप। वो तो 2 दिन 3 दिन 6 दिन 5 दिन पहले ट्रैक किया जाता है, इंस्टेंट ट्रैक नहीं किया जाता। कहने के लिए हमने उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु में डोपलर्स लगाए हुए हैं जो ट्रैक करते हैं, लेकिन जब 5 घंटे ही बचेंगे तो कहां से ट्रैक कर पाओगे यार उसे आप, नहीं हो पाएगा। बस आप ये देखिए कि दो ऑप्शन पढ़े और हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल ही आया दो ऑप्शन में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिलियन, हवाईयन, स्ट्रेम्बोलियन, वोल्केनियन टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं अपनी क्लास में अक्सर पढ़ाता हूं, खासकर दो के बारे में, कि पिलियन और हवाईयन। पिलियन वोल्केनो, जब भी आप नाम सुनेंगे तो आपके जहन में एक वर्ड फिट हो जाना चाहिए, वायलेंट, वायलेंट कैरेक्टर। हवाईयन वोल्केनियन टाइप में पढ़ाता हूं तो पढ़ाता हूं कि क्वाइट इन नेचर। अगर ये दो वर्ड कहीं टकरा रहे हैं तो आपका सवाल वहीं निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो पिलियन, हवाईयन, पहले हम इन्हें देखते हैं पिलियन के बारे में। मोर फ्लूइड बेसाल्टिक लावा, इफ्यूसिव एंड क्वाइट इन नेचर। देखो आ गया क्वाइट इन नेचर, ये यूजीसी छोड़ेगा ही नहीं इसको। क्वाइट इन नेचर मतलब आसान है स्वभाव उसका, ठीक है, बहुत आसानी से बाहर आता है, कोई एक्सप्लोजिव नहीं हो सकता उसके अंदर। तो ये सीधे सीधे आप हवाईयन टाइप में ऐड कर लेंगे। अगर बी का पहला ऐड हो रहा है तो जहां भी बी का पहला है तो पकड़ लो आप, देखो बी का दूसरा है, कट हो गया, बी का दूसरा है, कट हो गया। यहाँ तो यहाँ बी का पहला होना चाहिए, ठीक है, सॉरी गलत हो गया ऑप्शंस। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, फिर एक बार और चेक कर लेते हैं हम क्या चाहिए। ठीक है, पिलियन में देख लेते हैं, लेस फ्लूइड बेसाल्टिक लावा हैविंग एक्सप्लोसिव नेचर, विसियस लावा विच डू नॉट रिमेन लिक्विड वाटर कांटेक्ट विद एयर, एक्सट्रीमली विस्कस लावा विद, ये वायलेंट कैरेक्टर भी आ गया भाई। तो ए का चौथा पकड़ लीजिए आप, तो ए का तो चौथा ये पकड़ लिया, हमारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, हमारा यही सॉल्व हो जाता है। सी का दूसरा आ जाएगा, ठीक है, और डी का आ जाएगा तीसरा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा करेक्ट निकलता है आंसर। तो इसीलिए मैं कहता हूं अपनी क्लास में भी कि दो नाम आप हमेशा याद रखिए, पिलियन और हवाईयन। हवाईयन यानी कि जो 50वां राज्य है अमेरिका का, वहां आप देखेंगे वो हॉट स्पॉट बना हुआ है, लगातार वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो हवाईयन टाइप का वोल्केनो है जहां से लावा इरप्ट हो रहा है विदाउट एक्सप्लोजन, आराम से निकलता है और समुद्र में जम जाता है। ठीक है, पानी गर्म होता है, लोग वहाँ एंजॉय करते हैं, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उसको मॉनिटर करने के लिए एक एजेंसी, एक बहुत बड़ा ऑफिस भी बनाया हुआ। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आपको याद रखना है, दो चीजों को याद रखो, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। हमने सिर्फ दो की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करा है, पिलियन एंड हवाईयन। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एथोलॉजी टर्म्स हैं और कॉइन फर्स्ट यूज्ड बाय, देखो यूनिट 4 से पूछा गया क्वेश्चंस है। एथोलॉजी, इकोलॉजी, हेक्सिकोलॉजी, इकोलॉजिकल नीके, अर्नेस्ट हैकेल पूछा गया, सेंट जॉर्ज है, सारे नाम नए हैं, सारे नाम नए हैं। अक्सर जब मैं क्लास लेता हूं तो उस क्लास में मैं क्या करता हूं कि जो नॉर्मन मेयर है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जिन्होंने टर्म दिया है, और जो अर्नेस्ट हैकेल हैं जिन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया है, सबसे ज्यादा मैं बच्चों को पहले ही याद करवाता हूं। तो अब एक नया टर्म हमारे सामने आया है, उसी के आधार पर हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखते हैं। सबसे पहले जो हमें सबसे अच्छी तरह याद है वो इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकेल है। अगर हम बी को फर्स्ट के साथ ऐड कर दें तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बी के फर्स्ट ऑप्शन में कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। अब इन ऑप्शंस को देखोगे तो बी का चौथा है, बिल्कुल गलत है। बी का फर्स्ट है, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। बी का सेकंड है, गलत है। बी का थर्ड है, गलत है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया 2। कोई भी ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा।
सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ के हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो बच्चे रोते रहते हैं सर हमारा दिमाग खराब हो गया एग्जाम हॉल में जाके, हम प्रेशर में आ गए, अरे प्रेशर में तुम आओगे भाई, चीजों को समझो और देखो। ठीक है, पहले ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाना है जहां हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कितना आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और है, एनवायरमेंटल एथिक्स से क्वेश्चन आया है जिसके मीनिंग्स हैं। इनको सॉल्व करने का भी मैं तरीका बता दूंगा आपको, बहुत आसानी सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, कुछ अप्रोचेस है क्योंकि देखो हमारे अंदर भी कोई एथिक्स होने जरूरी है, एनवायरमेंट को सेव करने के भी कुछ एथिक्स होते हैं। अब इसको सॉल्व करने के तरीके बताते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बड़ा टफ नाम है, बच्चा कैसे याद करेगा, दिमाग खराब। बायोसेंट्रिज्म दिमाग खराब, इकोसेंट्रिज्म दिमाग खराब, सोशल इकोलॉजी दिमाग खराब। एंथ्रो मतलब मानव जनित क्रियाएं, इन ऑप्शंस में ह्यूमन का जहां भी रोल हो रहा है उनको पकड़ो। बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब, ठीक है। इको यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी, मैन एंड नेचर का पॉइंट। सोशल यानी कि सोशल इकोलॉजी, जहां पर समाज की बात आ जाएगी। अब इन ऑप्शंस को आप पढ़ो, ठीक है, जहां भी आपको ऑप्शन नजर आ जाए उसे चेक कर लेना। यूज दैट सोशल हियरार्की, अरे सोशल हियरार्की तो यहीं पर ही आ गया, डायरेक्टली कनेक्ट, तो मैं तो सीधा फोर्थ का ए लगा दूंगा, मैं फोर्थ का सीधा ए लगा दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर डी का पहला यहां पर आ रहा है, अरे ये तो ऑप्शन ठीक हो गया पूरा का पूरा, ये तो पहले ही ऑप्शन ने हमें सॉल्व कर दिया। डी का ये पहला आ रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन तो दूसरा निकल आया, बात ही खत्म हो गई। अब देखो कि ए का थर्ड, एंथ्रो मतलब ये, यहां से कनेक्ट करो। व्यूज दैट ऑल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्राइव फ्रॉम ह्यूमन इंटरसेक्ट्स अलोन, ये ना मानव जो भी जितनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारी है बचाने की, वो इंसान के थ्रू है। तो ये ऑप्शन तो मैंने बोला ना आपको, एंथ्रो मतलब मानव, बायो मतलब लाइफ, इस तरह से चीजें में बनाते हुए चलती जानी है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप सीरियसली अगर इनके बायो मतलब इनके जो टेक्निकली टर्म्स आपको पता है, आप आसानी से ऑप्शंस को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑप्शन पढ़ते समय सोशोलॉजी पढ़ा और फिर जैसे मैंने इन ऑप्शंस को पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पहला ही ऑप्शन मिल गया और मैंने डी से फौरन ए कनेक्ट कर दिया। और जब मैंने इसको चेक करा, चेक करने के बाद पता चला कि डी फर्स्ट के साथ रेस्ट ऑफ दी जो ऑप्शन है मैच नहीं खा रहे हैं, तो मेरा ऑप्शन फौरन करेक्ट हो गया और मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं बची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग रीजन, फॉर्मल रीजन, नोडल रीजन एंड वर्नाकुलर रीजन, ये क्वेश्चन है आपके बहुत सारे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे ये भी सेटलमेंट ज्योग्राफी से है, यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी में आप देखोगे जो अर्बन ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप मुझे बता दीजिए क्या है। तो अक्सर क्या होता है जब हम क्लास लेते हैं और पढ़ते हैं क्लास में, तो मैं आपको दो चीजें पढ़ाता हूँ, वर्नाकुलर रीजन और प्लानिंग रीजन। प्लानिंग रीजन, ठीक है, मतलब दिल्ली एनसीआर, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जब भारत सरकार ने 1985 के अंदर दिल्ली पर बोझ जिस तरह से बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो मेजर सेंटर्स हैं सीबीडी है उनको विकसित करने की योजना बनाई, के आसपास के एरियाज को डेवलप करने की कोशिश बनाई, तो दैट वाज अ प्लानिंग रीजन। ठीक है, वर्नाकुलर रीजन अब फिर भी हम देख लेते हैं, अगर ए का सेकंड हमें कहीं मिल रहा है तो आप उसको चेक कर लेंगे। तो ये खत्म हो गया ऑप्शन, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, फिलहाल हमने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। फॉर्मल रीजन, ठीक है, नोडल रीजन एंड वर्नाकुलर रीजन। वर्नाकुलर रीजन के अंदर मिडल ईस्ट को शामिल किया जाता है, तो इस हिसाब से हमारा ये काम हो जाता है। ठीक है, अगर डी का तीसरा हमें कहीं नजर आ रहा है तो पकड़ लेंगे। तो देखो डी का तीसरा ये रहा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बाकी इसको आप कट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो नोडल रीजन होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन को कवर करते हैं, फॉर्मल रीजन जो होते हैं क्लाइमेट को कवर करते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खाली दो को पढ़ते के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें आपको समझनी है। गेटिंग माय पॉइंट? कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन है हेडक्वार्टर और एक है रीजनल ब्लॉक्स। आसियान, यूरोपियन यूनियन, ओपेक पेट्रोलियम वाला है और सार्क है जो आपस में लड़ते रहते हैं। सार्क के बारे में कहा जाता है इसका हेडक्वार्टर नेपाल में है यानी काठमांडू में है। ठीक है, ओपन के बारे में कहा जाता है इसका वियना में हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन के बारे में कहा जाता है ब्रुसेल्स में है। और आसियान के बारे में तो सभी को पता है जकार्ता है। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए, ए का दूसरा है, ए का दूसरा जहां भी है ये दो ऑप्शन कट हो जाते हैं। यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स का है यानी कि बी का फोर्थ है। ठीक है, तो बी का फोर्थ हमारा ये रहा, ऑप्शन हमारा ये निकल गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बिना कुछ टाइम गवाए, यानी कि हमने क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लिया है।
तो इस हिसाब से लगातार आप देखेंगे क्वेश्चंस कि भारत किसका फाउंडर मेंबर है, नहीं है, और हेड क्वार्टर है, नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर है कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सोशल ज्योग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन है। सोशल ज्योग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। टैबू, कल्चर, हैबिट एंड कस्टम्स। टैबू मतलब होता है बिल्कुल मनाही, जहां पर आप, ठीक है, जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। कल्चर तो आप जानते ही हैं कि एक सोसाइटी के नॉर्मल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, और कस्टम जो होते हैं वो एक परिवार के ग्रुप के रीति रिवाज होते हैं, ये हमें अच्छी तरह मालूम है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले वर्ड टैबू है, यानी कि जिसका मतलब होता है प्रतिबंध, उसको हम एक वर्ड को फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कहां पर ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ फैक्ट एक्सटेंड दैट इट बिकम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्मिंग द एक्ट। सीधे सीधे तौर पर एक तरह से कस्टम हो जाता है, कोई ग्रुप कोई चीजें बार बार परफॉर्म करता है। रिपीटेटिव एक्ट परफॉर्म बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये उसकी हैबिट होती है। कोई आदमी बार बार चोरी करता रहता है, ठीक है, कोई एक आदमी बार बार, ठीक है, दिन में कई बार नहाता है जो कुछ भी हो सकता है। आ रिस्ट्रिक्शन ऑन बिहेवियर इम्पोज्ड बाय सोशल ट्रेडिशन, ये है। जैसे आपने देखा होगा, क्वेश्चन सोल्व हो गया नहीं है, आपने देखा होगा बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उन प्राइवेट स्कूल में केवल इंग्लिश ही बोल सकते हैं और कोई लैंग्वेजेस आप वहां यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ हिंदी इज टैबू हेयर, ओनली इंग्लिश अलाउड, ठीक है। तो बेसिकली आप चीजें देखेंगे तो रिस्ट्रिक्शन ऑन बिहेवियर इम्पोज्ड बाय सोशल ट्रेडिशन, ये बेसिक चीजें होती हैं, तो हमने ही देखा। बाकी आप किसी पार्क में जाएंगे, धूम्रपान करना मना है, टैबू लिखा होता है प्रोहिबिट की जगह कभी कभी, ठीक है। ट्रेन के अंदर सिगरेट पीना मना है, गुटखा खाना मना है, ऐसी चीजें लिखी होती है, तो रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो हमारा अगर ए का थर्ड निकल कर आ रहा है तो आप, और ठीक है, और डी का पहला निकल कर आ रहा है तो कहीं भी आप देख सकते हैं, और हैबिट हमारा सी का सेकंड निकल कर आ रहा है, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सी का सेकंड ये रहा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है इस तरह से। और कल्चर तो आप जानते ही हैं, समाज के द्वारा बनाए गए सामान्य नियम जो एक कल्चर का एक पूरा कल्चर फॉलो करते हैं। द बॉडी ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीफ एंड मटेरियल ट्रेट्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस, यानी कि विभिन्न तरह के, ठीक है, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। थिंकर्स हैं, कंट्रीब्यूटर है, यूनिट है आपकी 8वीं। शाफर है, विट है, बुंगे है, हैटनर है। बहुत यूनिक नेम है। शाफर तो आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है, कि इनका विवाद हमेशा ज्योग्राफी के साथ रहा है, हार्टसोन के साथ। तो कभी भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। ये क्या करते हैं? क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहां भी क्रिटिसाइज वर्ड ज्यादा आ रहा हो तो देख लेना। प्लानिंग विद पीपल रेदर देन प्लानिंग फॉर देम, क्रिटिसाइज ज्योग्राफी एज अ साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बस यह बात खत्म। एक का दूसरा ऑप्शन देख लो, जहां भी हो एक का दूसरा ऑप्शन तो उसे पकड़ लेना, ये रहा एक का दूसरा ऑप्शन, यहाँ बात खत्म हो जाती है। बाकी पहले ही ऑप्शन ने मैं निकाल दिया, विट का ये आ जाएगा, ठीक है। हैटनर जो है वो प्लानिंग की बात करते हैं, बुंगी जो है वो ड्रो अटेंशन और फॉर्मल लॉज की बात करते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया, कुछ भी मेहनत करे बिना। सिर्फ ऐसे हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं थॉट में, तो हम ना एक स्पेसिफिक नोट बनवाते हैं हर एक थिंकर के बारे में कि इस थिंकर की ये क्वालिटी है, ये बंदा बुराई ही करेगा, ये बंदा क्रिटिसाइज ही करेगा। इससे इनका जो विवाद है हार्टशॉन के साथ रहा है, हार्टशॉन जो है वो एरियल डिफरेंशिएशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, कि भी नए नए लॉज फॉर्मुलेट कीजिए ज्योग्राफी के अंदर। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मोड में जाते हैं, साइंस को तवज्जो देना थोड़ा कम करते हैं। तो इस हिसाब से इन्हें क्रिटिसाइज वर्ड ने इन्हें घेरा हुआ है, तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम सीरीज एनालिसिस, काई स्क्वायर टेस्ट, क्लस्टर टेस्ट और लॉरेंज कर्व। दो टेस्ट आप याद रखना, एक तो काई, ठीक है, जिसे की स्क्वायर या ची स्क्वायर भी कहते हैं, और लॉरेंज। लॉरेंज के बारे में आप जानते हैं भाई साहब, दो वेरिएबल्स के बीच में ये ताल्लुकात या जो रिलेशन होता है उनके बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को भी अच्छे से चेक कर लेना। और काई स्क्वायर जो होता है सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला स्क्वायर है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं काई स्क्वायर के बारे में जानता हूं तो सबसे पहले मैं काई स्क्वायर के ऑप्शन को देखता कि मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी मॉडल। बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी तरफ ही जाता कि काई स्क्वायर क्या है, सबसे ज्यादा रिकमेंडेड किया जाता है टेस्ट के तौर पर। तो बी का पहला ऑप्शन जहां भी होता है मैं उसको चेक कर लेता, बी ये रहा, बी थर्ड, बी सेकंड, बी थर्ड, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ये मेरा बनता, बात खत्म हो जाती। ए का दूसरा बन जाता लॉ मेकिंग में, लॉरेंज कर्व जो है कंपेयरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाता। मेरा ऑप्शन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। यहां तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। ये यूनिट 9th का है, ज्योग्राफिक टेक्निक्स। जीआईएस रिमोट सेंसिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम पढ़ते हैं, और खासकर स्टेटिस्टिक्स में, सॉरी, जब स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं यूनिट 9 के अंदर, तो वहां पर बहुत सारे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ते हैं।
तो पैरामेट्रिक में काई स्क्वायर आता है, ठीक है। तो इन बेसिक चीजों को हमें याद रखना और समझना भी है, जब क्लास में पढ़ेंगे तो वन बाय वन इनकी, ठीक है, इंपॉर्टेंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से आप देखोगे कितने आसानी से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बहुत आसानी से। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गया जीआई से आया है, यानी कि यूनिट वो भी 90 है, रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि कंबाइनिंग डिटेल मैप कैटेगरीज टू क्रिएट न्यू लेस डिटेल कैटेगरीज, यानी कि जीआईएस एनालिसिस फंक्शन है और जीआईएस ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन में आप देखोगे बफरिंग दिया हुआ है, नेटवर्क एनालिसिस दिया हुआ है, इंटरविजिबिलिटी दिया गया है और एग्रीगेशन दिया गया है। एग्रीगेशन यानी एग्रीगेट से मिलकर बना है, इकट्ठा करके बनाना, कंबाइन कर लेना, असेंबल कर लेना। अब अगर इनके मीनिंग आपको पता है तो फटाफट में से आप चूज कर लोगे। देखो कैसे करोगे, कंबाइनिंग डिटेल्ड मैप कैटेगरीज टू क्रिएट ए न्यू लेस डिटेल्ड कैटेगरीज। बस सिंपल सी बात है, ये तो कंबाइनिंग की बात कर ही रहा है, तो भाई कंबाइनिंग एग्रीगेट दोनों एक ही होता है, तो मैंने एक कॉमन सा सेंस लगाकर इसको सोल्व कर लिया। अब ए का चौथा आ रहा है, ए का चौथा जहां भी है भाई पकड़ लो। देखो ए का फर्स्ट है कट हो गया, ए का थर्ड है कट हो गया, ए का सेकंड है कट हो गया, बाकी मुझे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये चीजें मैं क्लास में करवाता हूं, ये चीजें मैं अपनी क्लास में करवाता हूं, तो इस चीज को भी मैं फोकस ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। बफरिंग क्या होता है, चलो बफरिंग होता है क्रिएट जोन ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ अराउंड वन और मोर फीचर्स। जब आप दो चार फीचर्स देख रहे हो, ठीक है, उसमें बफरिंग आना शुरू हो जाता है। कभी कभी हम जब सर्फिंग करते हैं मोबाइल में तो नेटवर्क स्लो हो जाता है, तो बफरिंग टाइप में आता है। तो ये सारी की सारी चीजें तो वही है, ये पकड़ लो। अब बी का फर्स्ट, अब देखो बी का फर्स्ट तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, वो एलसी लिखा हुआ है, बट एनीवे ऑप्शन थोड़ा बिगड़ गया है वहां पर, क्लियर है। और पर्टिट्यूड्स डिटरमिनेट द सिस्टम ड्रेनेज बेसिन्स एंड परमिट वी शुड सॉरी परमिट व्यूड मैपिंग दैट ट्रेन फीचर्स कैन बी व्यूड। या क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर लोकेटेड ईयर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट लास्ट। ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर ये याद रखना है कि कौन सी चीजें, यानी कौन सा पहले हुआ है कौन सा लास्ट में हुआ है। क्या कहना है, ये तो चार चीजें हैं। और जनरली आप जब फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे ना, तो फर्स्ट पेपर में जो एनवायरमेंट वाला ऑप्शन होगा यूनिट 9, फर्स्ट पेपर की यूनिट 9 वहां भी से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ये आपका यूनिट 4 में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यूनिट 4 में भी पढ़ाया जाएगा। तो इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल भाई साहब 1957 में हुआ है, ब्रुटलैंड 1987 में हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ है और एजेंडा 1992 का है। तो इस हिसाब से आप अरेंज कर लो कि सबसे पहला कौन सा हुआ, सबसे लास्ट में कौन सा हुआ। तो बी से स्टार्ट हो रही है कहानी, ये आप कट कर दीजिए, ये आप कट कर दीजिए। इसके अलावा आप देखोगे फिर डी आ जाता है, बी के बाद डी है, फिर ए है, फिर सी है, तो आपका कौन सा आंसर ये आ जाता है, कहानियां खत्म हो जाती। कितना आसान है, पूरा का पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर था, पूरा का पूरा क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, यस, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये कह रहा है कि दुनिया में जो विंड एनर्जी है, विंड पावर, आपने बड़े बड़े खाली पठारी मैदानों में देखा होगा, एक बड़े बड़े, ठीक है, इस तरह से विंड के जो जनरेटर लगाए जाते हैं, ये हवा के माध्यम से चलते हैं, ठीक है, हवा के माध्यम से चलते हैं, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर का जहां पर स्पीड होता है वहां पर ये इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है, ठीक है। तो इसे पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा विंड कहां पर है, पावर इंस्टॉल कैपेसिटी किस वाले देश में है। तो देखो सबसे ज्यादा जो है वो है यूएसए के अंदर दोस्तों। तो अगर यूएसए में है, क्योंकि सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगाना है, यानी कि जहां सबसे ज्यादा है पहले उसे, फिर उसके नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट, इसे तो बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर आप छोटे सबसे कम से बढ़ ज्यादा की तरफ जाएंगे, इसे बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है। तो इसमें पहले यूएसए आ जाता है, तो ए है, यूएसए के बाद आता है चाइना, ठीक है, नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 2 है चाइना, नंबर 3 पर है जर्मनी और नंबर 4 पर है इंडिया। इस हिसाब से आप कैच कर लीजिए, ए सी है, ए सी और फिर आ जाएगा आपका, ठीक है, ए सी है, ए सी और बी डी, ऑप्शन आपका ये बन गया। भारत में तो केवल 4% ही होती है यार, भारत में केवल 4% विंड पावर लगा हुआ है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो होता है वो 60% के आसपास कोल बेस्ड पावर जनरेट की जाती है, अधिकतर कोयला उत्पादित हमारे यहाँ बिजली है। नेक्स्ट, ओहो ये वही है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, दूसरा क्वेश्चन है,
Which of the following is correct descending sequence of world's largest mercantile importers in 2021 as per WTO? दुनिया का सबसे बड़ा मर्चेंडाइज इंपोर्टर, दो चीजें होती हैं याद रखना दोस्तों, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। यानी कि कोई कोई कंट्री ए अगर ये अपने यहां से गुड्स एंड सर्विस किसी दूसरे देश में भेजती है तो इसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर ये एक कंट्री किसी दूसरे देशों से अपने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विस लेती है तो इसे इंपोर्ट बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि लार्जेस्ट मर्चेंटाइल इंपोर्टर इन 2021 एज पर द रिपोर्ट, सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा आप देखोगे जो सबसे ज्यादा वो लेते हैं इंपोर्ट करते हैं वे भी वही हैं। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले जाएंगे यूएसए के साथ, फिर आप जाएंगे, ठीक है देखो यूएसए का ये रहा यूएसए नंबर 1, चाइना नंबर 2, ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे फिर आता है जापान, यानी कि अगर डी और सी है मेरे पास, डी और सी, इसके बाद आएगा जापान, ठीक है, फिर आएगा बी जर्मनी। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये हमारा बन जाता है तीसरा और ये हो जाता है हमारा चौथा है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इंडिया का नाम नहीं था इसके अंदर, वरना इंडिया का नाम होता तो दूसरी चीजें निकलकर सामने आ जाती। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द परसेंट ऑफ पीपल स्पीकिंग देम। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा किस भाषा बोली जाती है। भाई सिंपल सी बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं इंडो यूरोपियन, करीब करीब 300 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं इसको 300 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा सिनो तिब्बतन, ठीक है, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे के सारे। नंबर 3 पर आता है एफ्रो एशियाटिक। तो अब देख लीजिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सी रहने वाला है, तो ये कट कर देते हैं हम, ये कट कर देते हैं। तो सी के बाद हम देखेंगे ए आता है, सी ए ये रहा, सी ए ये रहा, कॉम्पिटिशन टफ हो गया है। फिर आता है बी, अगर सी के बाद बी आ रहा तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये निकल आया, बात खत्म, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उसके बाद डी आता है नंबर 4 पर और नंबर 5 पे आता है जापान। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बेसिक सी क्वेश्चन है। हाँ, अगर खाली यही पूछा जाता कि कौन सी लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है सबसे ज्यादा, तो मैंड्रिन आ जाती है एक सिंगल समुदाय के द्वारा। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पॉपुलेशन हेल्थ पॉलिसीज इन इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यानी कि अब आपको पॉलिसीज भी याद करनी पड़ेंगी, पॉलिसीज जिनका कोई मतलब बनता नहीं है क्वेश्चंस बनाने का, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के रूप में दी गई है, क्योंकि हमने देखा है जो पॉलिसीज होती हैं भाई वो चेंज भी होती रहती है। अभी एक पॉलिसीज थी, जैसे मान लो 1997 के आसपास एक पॉलिसी लागू हुई, बनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, निर्मल गंगा, ठीक है, और एक निर्मल भारत। क्या निर्मल गंगा या निर्मल भारत? निर्मल गंगा छोड़ दीजिए, निर्मल भारत याद रखिए। निर्मल भारत, किस किस को नाम था निर्मल भारत? याद नहीं याद होगा, लेकिन 2014 में इसी, ठीक है, पॉलिसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्वच्छ भारत कर दिया गया, ठीक है, लेकिन स्वच्छ भारत सभी को याद हो गया। तो ये भी याद रखना है कि मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, लेकिन बन गए हैं, बट एनीवे, ठीक है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। नेशनल यूथ पॉलिसी जो है वो है 2003 की। भाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी तो 2017 की है, हमने देखा था जब जीएसटी लागू हुआ था तब की खबर थी। और नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज तो 2021 का बना हुआ है, ये तो हाल ही का है, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 की बनी हुई है, ये सभी को पता है। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये 2006 की बनी हुई है। तो इस हिसाब से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे पता चल जाता है कि नेशनल यूथ पॉलिसी जो है वो सबसे पहले बनी है। तो सी कहाँ पर है इसमें? सी ये रहा। फिर आप डी देख लेंगे, इस तरह सारे हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब NYP की बात करते हैं ना दोस्तों, NYP की, तो ये 2003 में जरूर आई थी, लेकिन 2014 में भी आई थी ये वाली, हाँ, फिर अब 2023 में भी आई है। तो इस हिसाब से लगातार चेंज हो रही है ये वाली। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं कि भाई पॉलिसीज को दे देना, उनको अरेंज करना, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये तो आपकी किस्मत है कि आपने वहाँ सॉल्व कर दिया। अगर आपने ईयर याद करे हुए हैं तो आप सॉल्व कर दोगे, अगर नहीं याद है तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इन सारी की सारी जो स्कीम्स होती हैं उनको अपने सब्जेक्ट के साथ रखवाते हैं और बच्चे से बोलते भी हैं कि इनको आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये वही है क्वेश्चन, तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। यस, अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन क्रोनोलॉजी फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया जिसके अंदर बताया गया है कि फॉलोइंग कंसेप्ट्स हैं, कौन सा सबसे पहले आया है और कौन सा नया आया है, इसके बारे में बात करनी है। चलिए,
फिर से हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शनल अप्रोचेस इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी बाय हार्टशॉन। भाई हार्टशॉन के तो कहने ही क्या है, 1950 के बाद फंक्शनल अप्रोच इन्होंने दिया था, वो 70-80 भी हो सकता है। ड्रीमलैंड थियरी जो है स्पाइक मैक का 1945 वाला है। फ्रंटियर एंड बाउंड्री कंसेप्ट जो है ये तो अभी हाल ही की बात है, ये तो हाल ही की बात है। हार्टलैंड थीसिस बाय मैकेंडर ये 1904 की है, ठीक है। पिवोटल हिस्ट्री ऐसी जो थ्योरी थी इन्होंने दी थी, तो इस हिसाब से अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले डी आ जाएगा क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट है। डी ये रहा, जहाँ नहीं है उसे डिलीट कर दीजिए, कट कर दीजिए। अगर ये है तो उसके बाद रिबलैंड आ जाता है, डी के बाद बी आ जाता है। तो हमने दो ऑप्शन पढ़े, दो ऑप्शन पढ़ने के साथ ही हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, ये था, कहानी खत्म हो जाती है बस। ठीक है, कितने आसानी से हमने सोल्व कर दिया पूरा का पूरा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए फिर से देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बात है, मतलब अभी देख लो लगातार 6-7 क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आए हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का दिमाग घूम जाएगा जो ऐसे उठ के पेपर देने चले जाते हैं। जिन्होंने वाकई कंसेप्ट पढ़े हैं, जिन्होंने वाकई मेहनत करी है, वो तो आसानी से क्वेश्चन को कैच कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कंसेप्ट क्लियर है। देखो कैसे क्लियर है। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है मेरे दोस्तों, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की घटना है और उसके बाद की घटना है। तो ये तो यहाँ पर है। बिहेवियरलिज्म जो था 1950 और 60 के दौर की घटना है। डिटर्मिनिज्म के तो कहने ही क्या है। रेडजल को जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्हें पर्यावरण निश्चयवादी व्यक्ति थे। ठीक है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं 19th सेंचुरी की घटना है। किसकी है? 19th सेंचुरी की घटना है, तो ये तो सबसे ओल्डेस्ट है। और फेमिनिस्ट तो अभी की है यार, बहुत अभी हाल ही की, कुछ साल, 30-40 साल, ये 50 साल पुरानी घटना है। तो सबसे पुराना हो जाएगा डी, तो मैं डी की तरफ जाना चाहूंगा, तो डी ये रहा। उसके बाद हो जाएगा बी, वो ये रहा। उसके बाद हो जाएगा सी, वो ये रहा। और फेमिनिज्म तो सबसे नया है। हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ये। खत्म कहानी। कितना इजी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिर्फ कुछ मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, एक ब्लैंक पेपर ले लेना और एक पेन ले लेना, ताकि ऑप्शंस को फटाफट मैच करते चलो। ठीक है, और इतना ज्यादा अटेंशन, डेडिकेशन प्रैक्टिस से ही बनेगा, याद रखना। अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन उठूंगा, पेपर देने जाऊंगा, मेरा पेपर हो जाएगा, नहीं भाई। अब आपने क्या करना होगा कि आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। इसीलिए हमने पूरा 1 महीना प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, ताकि आप अच्छी तरह क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाएं, अच्छी तरह एमुलेशन मेथड को याद कर लें, ताकि आपको एग्जाम हॉल में ज्यादा दिक्कत ना हो। और हाँ, 3 घंटे, ठीक है, यानी कि 3 आवर्स आपको बैठने का जो एक स्टेमिना होता है एग्जाम हॉल में, ठीक है, वो आपका तैयार हो जाए। आगे बढ़ते हैं। Arrange the elements of electromagnetic remote sensing of Earth resources in sequential order. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग की बात की गई है, ठीक है, ऑफ द अर्थ रिसोर्सेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। आप एक बात को याद रखेंगे, अगर ऊपर सैटेलाइट है, सैटेलाइट अगर कैच कर रही है कोई भी डेटा, तो याद रखेंगे ये जो सन है, जिसे सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, एटमॉस्फेयर के थ्रू इसकी एनर्जी या इसका इंसुलेशन पृथ्वी की सतह तक आता है। टकराने के बाद वो ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद ये जो सैटेलाइट्स है या रिमोट सेंसिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक्स हैं, उसको वो कैच करते हैं और उसकी इमेजेस जनरेट करते हैं। तो उसमें ही पूछा गया है कि भाई एक सीक्वेंस होता है पूरा का पूरा, उसे आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है। चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आपके पास ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैं सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करता, तो मेरा ऑप्शन पहला ये जाता कि एनर्जी सोर्स। तो बी कहां से स्टार्ट हो रहा है? बी यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन का आंसर ये निकल जाता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग ऑफ अर्थ तभी काम करेगा जब हमें सोर्स ऑफ एनर्जी का पता होता है, यानी कि हमारे पास एनर्जी का सोर्स क्या है। और हम अच्छी तरह जानते हैं पृथ्वी पर जो एनर्जी आती है उसका जो सोर्स है वो है सन। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स हो गया। फिर आ गया ए पे आप देखोगे प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब इसकी जो एनर्जी आ रही है वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से होते हुए आ रही है। चलो जी, ए हो गया। अब डी की तरफ चलते हैं। ठीक है, एनर्जी इंटरसेक्शन विद अर्थ सरफेस फीचर्स। फिर ये एनर्जी जो है पृथ्वी का जो अर्थ सरफेस है इससे इंटरेक्ट होती है। ठीक है, इंटरेक्ट हो गई, तीसरा ऑप्शन हो गया। अब बढ़ते हैं सी, रीट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर। ये फिर से रीट्रांसमिट होती है एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाता है ई, डिटेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ग्राउंड स्टेशन बाय सेंसर्स। जो ग्राउंड पर स्टेशंस लगे होते हैं वो सेंसर क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। किसको? ठीक है, इस एनर्जी को। फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको ट्रांसमिट कर देते हैं डेटा को। जो भी पर्टिकुलर हमारे पास टोपोग्राफी होती है उसकी इमेज बनके हमारे सामने आ जाती है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा सटीक ऑप्शन बन जाता है बी ए सी ई। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, और ये यूनिट है 9th, रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग और जीआई से पूछा गया क्वेश्चन है।
वही है जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू देयर इंसेप्शन। भारत की निम्नलिखित विकास योजनाओं के उनके प्रारंभ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपके पास फिर से 5 पॉलिसी आ गई हैं, उन पॉलिसी के बारे में फिर से आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से अरेंज करना है। यानी कि फिर से एक टफ क्वेश्चन, दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन, दिमाग को जकड़ देने वाला क्वेश्चन कि बेटा लगा फिर से दिमाग। तो जब एग्जाम हॉल में बैठो ना तो अच्छी तरह खा पी लेना, हाँ, जूस, फ्रूट्स, रोटी वोटी मत खाना वरना सो जाओगे एग्जाम हॉल में बैठ के, नींद आने लगेगी। तो ऐसी चीजें खाना जो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए। चॉकलेट बेहतर रहेगा, मिल्क शेक ले लेना, ठीक है, जूस पी लेना, फ्रूट्स की चाट बनवा के घर से लेके जाना, मतलब खाना है क्योंकि बहुत दिमाग चाहिए भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की गई है, नेशनल कैपिटल रीजन की बात की गई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था नेशनल कैपिटल रीजन, ये तो 1985 का है भाई, एक ऑप्शन तो हमारा ये निकल गया। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम का है। अच्छा, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम का, चलो फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं सारी की सारी चीजें क्या हैं। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आजादी के तुरंत बाद हम भारत सरकार ने कुछ हमारे इंजीनियर को अमेरिका भेजा था, यूएसए भेजा था कि जाओ वहां पर जो टेनेसी वैली है, उन टेनेसी वैली यानी कि अमेरिका में जो सोरो दुख कहा जाता था, और टेनेसी रिवर को कहा जाता था क्योंकि फ्रिक्वेंटली बाढ़ वहां आती थी। तो वहां डैम बनाए गए थे ताकि डैम बना के उस पानी को, फ्लड का जो आता था, बाढ़ आती थी, उसको रोका जा सके। तो हमारे यहाँ दामोदर नदी हुआ करती है, वो दामो नदी बंगाल का दुख कहा जाता है उसको, तो उसको कंट्रोल किया गया था, ठीक है। तो ये 1948 की बात है दोस्तों, कब की बात है? 1948, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब है ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम और है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डेजर्ट जो डेवलपमेंट है, ये डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, मुझे अच्छी शायद याद आ रहा है कि ये शायद 1977 का प्रोग्राम है। कब का है? कि इमरजेंसी लगी थी। तो इमरजेंसी जब लगी थी तो वहां पर क्या था कि जो हरी के बैराज से जो इंदिरा गांधी कैनाल निकल रही है, शायद आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि वहां से जो इंदिरा गांधी कैनाल है, तो बीकानेर, राजस्थान के जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर ना काफी वाटर का शॉर्टेज होता है। तो उससे वाटर को, ठीक है, वहां तक पानी पहुंचाया गया था। तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम था इंदिरा गांधी कैनाल वाला, ठीक है। तो 77 वाली बात है ये वाली, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम अच्छी तरह याद होगा, जब 1969 के आसपास चुनाव हुए थे, 69-70 में, तो 71 में जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान की, जब बांग्लादेश बना दिया गया था। तो उसी दौरान अरब के देशों ने एक मीटिंग भी की थी, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा, और उसी दौर में भारत में सूखा पड़ा था क्योंकि मानसून फेल हो चुका था, अल नीनो का प्रभाव था। तो ये जो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ये हम क्लास में पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको बैकग्राउंड की स्टोरी, कैसे कैसे एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था और साथ में ज्योग्राफिकल फेलियर हो रहा था, मानसून फेल हो चुका था। तब वहां पर वो था कि ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम को लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मानसून नहीं आया था, ठीक है, ड्रॉट सूखा पड़ चुका था, तो उसको बचाने के लिए चीजें आगे बढ़ाई गई थी। तो ये 1973 का है शायद। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो जैसे इमरजेंसी खत्म हुई थी तब का है, ये वाला 1978 के आसपास का है जहां तक मुझे मालूम है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं कि पहला ऑप्शन कौन सा रहा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि हम सही हैं गलत है। तो दामोदर वैली है सबसे पहला, ठीक है। तो ये 1948 का। सी आप देखो तो ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, सी देख लेते हैं। सी के बाद सीधा आता है हमारा 1973, वेरी गुड, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, तो सी और डी हो चुका है। फिर हमारा ए, ये 77 वाला है, फिर हमारा ई है, वेरी गुड, ठीक है। सॉरी इसमें फिर से यहाँ देख लेते हैं कहाँ पर हो गया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन था ये वाला, सी, ठीक है। तो सी हमारा हो जाएगा दामोदर वैली वाला, और डी हो जाएगा हमारा 1970 वाला, फिर हमारा ए होगा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर हमारा ई होगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर हमारा बी होगा नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि सबसे बात का नेशनल कैपिटल रीजन है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें सी और डी और ए, सी हमारा दामोदर वैली हो गया, डी हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हो गया, डेजर्ट हो गया, ई, ठीक है, ई हमारा हो जाएगा ये शायद ये पहले हो चुका है, ये करीब करीब यहाँ देखना, ड्रॉट प्रोन एरिया और ये वाला। तो इसमें तो कंफर्म है कि ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस चीज को, मैं क्वेश्चन को फिर से रीचेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है, क्योंकि दो ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये ऑप्शन हमारे ठीक नजर आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ये ठीक जाना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। फिर भी हम क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेड एरिया आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। निम्नलिखित राज्यों को भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत भाग के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है।
यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो राज्य फॉलोइंग ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो है उनका जो भौगोलिक प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको जो भी फॉरेस्ट एरिया है करते चले जाना है। चलिए देखते हैं। हम ऐसा जानते हैं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरला। केरला बिल्कुल एक पश्चिमी घाट पर है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया नजर आता है इन सब में ज्यादा। तो ये हमारा पहला हो जाएगा, उत्तराखंड हमारा दूसरा हो जाएगा, उड़ीसा हमारा तीसरा हो जाएगा, ये हमारा चौथा हो जाएगा। तो अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो डी हमारा पहला हो गया, उत्तराखंड हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा, और सी हमारा उड़ीसा हो जाता। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन निकल जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भौगोलिक मैदानी क्षेत्र पे 33% होना चाहिए और पहाड़ी एरियाज पे 67 होना चाहिए, ठीक है, और करीब करीब ट्रीज, कैनोपी और जो टोटल फॉरेस्ट एरिया उसको मिलाकर हमने 24% से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया अचीव कर लिया है। तो ये जो सारे के सारे फॉरेस्ट स्टेट्स हैं, जनरली ये हिमालयन स्टेट है, ये वेस्टर्न घाट वाला स्टेट है, ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मिलता है। चलिए अब कोई नहीं, अब जो क्वेश्चंस अब आपके सामने आने वाले हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इसमें अजर्शंस दिए होते हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसको पढ़ने के बाद आपको इनके कारण पता करने हैं। क्या पता करने दोस्तों? कारण, यानी कि रीजंस। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीजेस अनइवन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बात तो बिल्कुल ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब जितना भी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी ज्यादा डाइवर्स होंगी उसके हिसाब से पॉपुलेशन भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कैसे आप देखेंगे कि जो हिंदी बिहार से ले लेते हैं, बिहार के लोग आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली मिलेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन अनइवन हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो टेक्निकल होते हैं, जैसे कि आप बेंगलुरु ले लीजिए, बेंगलुरु में टेक्निकल वर्क ज्यादा होता है तो वहाँ भारत के विभिन्न कोनों से वहां पर लोग जाएंगे, ठीक है। खेती बाड़ी ले लीजिए, मतलब ये ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देती है, तो इस हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये वाला। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी एमर्ज्ड एज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन, ठीक है। आर्थिक गतिविधि पर सरकार का बढ़ता नियंत्रण एक महत्वपूर्ण उभरता कारक है जो जनसंख्या प्रतिमान को प्रभावित करता है। बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये वाली भी कि वो प्रभावित करता है, ठीक है, लेकिन सीरियसली वो जनसंख्या को प्रभावित नहीं करता है। जबकि आप देखेंगे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर सरकार का कंट्रोल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, और भी अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑर्गेनाइज करता है, ये प्रभावित नहीं करता है। सिग्निफिकेंट अफेक्टिंग पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन को प्रभावित नहीं कर रहा, लेकिन जुड़ा हुआ इससे है। लेकिन ये है कि हाँ, ए तो करेक्ट है लेकिन आर उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं निकल कर आया, तो बोथ ए आर करेक्ट बट आर, ठीक है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ बी लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसके साथ जाना चाहूंगा कि हाँ भाई ये वाला ऑप्शन ठीक बनता है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आ गया है, द डार्क शेडो ऑफ ट्रीज ऑन पेवमेंट मे बी मिसक्लासिफाइड एज अ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटेड इमेज क्लासिफिकेशन। अभिकथन ए कह रहा है आपका कि फुटपाथ पर, ठीक है, वृक्ष की गहरी परछाइयों को स्वचालित बिंब वर्गीकरण प्रक्रिया में जल के रूप में गलत वर्गीकृत किया जा सकता है। बात तो ठीक है ये वाला, ठीक है। द डार्क शेडो ऑफ द ट्रीज ऑन पेवमेंट मे बी मिसक्लासिफाइड एज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटेड इमेज क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है ये वाला। चलिए रीजन बी देख लेते हैं क्या है। इनविजिबल वेवलेंथ इमेजरी ऑब्जेक्ट इनसाइड शैडो विल टेंड टू अपीयर डार्कर एंड ब्लूअर देन इफ दे वर फुली इल्यूमिनेटेड। कारण भी बिल्कुल सही बात कर रहा है कि दृश्य अनुदेरे बिंब में छायाओं के अंदर निहित वस्तुएं पूर्णतः प्रदीप्त स्थिति की तुलना में अधिक काली और नीली दिखाई देती है। तो बात तो दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं और मेरे हिसाब से दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, sugarcane cultivation in Deccan Plateau region is more remunerative than northern region of India। दक्कन पठारी प्रदेशों में गन्ने की खेती भारत के उत्तरी प्रदेशों की अपेक्षा अधिक लाभकारी है। ये बात बिल्कुल हकीकत है क्योंकि शुगर कैन जो है दोस्तों, जो गन्ना है, गन्ना एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। क्या है? एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और दक्कन पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उत्तर भारत का जो गन्ना होता है वो काफी पतला मिलेगा,
दक्षिण भारत का जो गन्ना होगा काफी मोटा मिलेगा, और दक्षिण भारत के गन्ने को उगाने के लिए जो काली मृदा है वहां पर अवेलेबल है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक निकलता है। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं। यहाँ स्टेटमेंट सेकंड, there are few numbers of sugar mills located there are few number of sugar mills located in sugarcane cultivating northern region of India। क्या बात कर रहे हो यार, फ्यूज तो है ही नहीं, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में सुगर मिल इंडस्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हरियाणा के अंदर। तो ये ऑप्शन तो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। मेरा ऑप्शन रहेगा ये वाला। बात यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ये चीजें हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कहां पर क्या चीज है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए फिर से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, the movement of minerals in ecosystem is unidirectional। the movement of minerals in ecosystem is unidirectional। क्या बात कर रहे हो, जो भी मिनरल्स इकोसिस्टम में आते हैं क्या वो एक दिशा से आते हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है, इस हिसाब से तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, मैं तो इस खिलाफ हूं भाई, अगेंस्ट पूरा का पूरा। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ लेते हैं हम। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक। भी गलत है कि जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी होता है एनवायरमेंट में क्या वो साइक्लिक होता है? बिल्कुल नहीं है। अरे ट्रॉपिक लेवल पढ़ो ना, आप पता चलेगा आपको। तो ये भी गलत है। तो मेरे हिसाब से दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। तो हम जाएंगे ऑप्शन सेकंड की तरफ, क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ी हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? स्टेट में बी डिफाइंड एज ए ज्योग्राफिकली ऑर्गेनाइज्ड एरिया बाय द पॉपुलेशन एंड हैविंग गवर्नमेंट इन पार्शियली कंट्रोल ऑफ इट्स एंटायर एरिया। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें साफ साफ बताया जाता है कि कोई भी स्टेट होता है तो उसका अपना एक पर्टिकुलर एरिया होता है, सोवरेन होता है, उसकी पॉपुलेशन होती है और उसकी अपनी सरकार होती है। तो इस हिसाब से ये तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, इसमें कुछ इसने गलत नहीं बोला है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट सेकंड चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है आ स्टेट इज ए ह्यूमन कम्युनिटी दैट क्लेम द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्सेस विद अ गिवन टेरिटरी। ये बिल्कुल हकीकत है कि राज्य में मानव समुदाय है, और ये रेडजल ने भी कहा है, जो किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत भौतिक बलों के प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है। हकीकत है, आपकी पार्टिकुलर कोई भी एरिया आपका है, जनसंख्या आपकी है, सरकार आपकी है, आप आजाद हैं, तो आपके पास एक तरह से सेना भी होगी जो आप उसका यूज करने के लिए लीगली तैयार होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक बैठता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और लिंक भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और लिंक भी कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस आज की सेशन में हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। कितने क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों? 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस वाले सेशन में हमने जनरली, ठीक है, हमने जनरली सीखा कि क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन कैसे आए थे और कैसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमने सॉल्व किए। इन पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक आइडिया हमारे जहन में फिट होता है कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स जिसमें 5-5 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पॉलिसीज, स्टेटमेंट बेस्ड और जो भारत के जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको, और थिंकर्स, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन आए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, और सब्जेक्ट की जो गहरी समझ होती है वहां से भी क्वेश्चन बनाए। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने तरीके भी देखे। इन क्वेश्चन में सॉल्व करने के तरीकों में हमने देखा कि कैसे एक, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम 5 ऑप्शन अगर हमारे पास दिए गए हैं तो कैसे इन 5 ऑप्शन में से केवल 2 ऑप्शन को रीड करते के साथ ही हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सोचो ऐसे ही सारी चीजें हम लेके चलेंगे पूरी क्लासेस में, ताकि एक एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए और आने वाला जो 2024 का जो एग्जाम है उस एग्जाम में हम अच्छे से अपने आप को परफॉर्म करें। बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी एडवाइस भी दीजिए। ठीक है, आपके जो सलाह का, आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ एक नए पेपर के साथ। ठीक है, आपको उसमें बताया जाएगा कि साल दर साल जो पेपर चेंज हुआ है इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।